Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों। कभी कल्पना की है कि 550 से ज्यादा टुकड़ों में बटा हुआ भारत कैसा दिखता? मेरे पीछे आप अगर चित्र देख पा रहे हो, ये चित्र वही सार्थक करता है कि अगर भारत के अंदर आपको एक राज्य से या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना होता, शायद तक हो सकता था कि आपको वीज़ा लेना पड़ता, आपको हैदराबाद जाना होता, आपको मैसूर जाना होता, आपको बड़ौदा जाना होता, शायद आपको और कोई राज्य जाना होता। देयर वुड हैव बीन अ पॉसिबिलिटी that the state would have demanded some kind of a letter or a document in the form of visa। खैर वो चीज़ जो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा थी, जिसे हम लोग कहते हैं बाल्कनाइजेशन, उसको एक महानुभव ने रोका। मेरे पीछे आप जिनकी मूर्ति देख रहे हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये कहूँगा आयरन मैन के रूप में, एक ऐसे पर्सनालिटी जिन्होंने भारत की एकीकरण और बहुत सारे, मैं कहूँगा कि आयामों के अंदर भारत की आज़ादी से लेके आज़ादी के बाद तक आधुनिक भारत के वास्तुशिल्पीकार के रूप में और साथों साथ भारत का जो एक ढांचा बनाने में मदद रूप की है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। आज हम लोग कहानी के अंदर समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में उभर के आए। अंग्रेजों ने जिनको लेनिन ऑफ बारडोली के नाम में उपाधि दी, क्या वल्लभ भाई पटेल के जीवन की एक आयाम है, जो उनकी जो जर्नी है उसके बारे में भी देखेंगे, और आज के भारत के अंदर उनकी क्या सार्थकता है, भारत के निर्माण से लेके आज़ादी के पूरे माहौल तक, और उनके थोड़े निजी जीवन की भी बात करेंगे। मेरा नाम है प्रतीक नायक और आप सभी का स्वागत है ऑन दी अनअकैडमी अनस्टॉपेबल्स। आज कहानी के अंदर हम लोग देखेंगे सरदार जयंती स्पेशल और समझने की कोशिश करेंगे वल्लभ भाई पटेल कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में उभर के आए। साल था 1857। भारत की आज़ादी के आंदोलन के अंदर एक विद्रोह की शुरुआत हुई थी, और ये विद्रोह के अंदर जब मंगल पांडे ने आज के ईस्टर्न इंडिया से विद्रोह करने की शुरुआत की, उन्हीं के कंटेम्प्रेरी पीरियड के अंदर 1857 में गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज़वेर भाई पटेल ने भी ये विद्रोह में पार्टिसिपेट किया था। दोस्तों जी हाँ, ज़वेर भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के फादर साहब हुआ करते थे, और यहाँ से ही हमें समझ में आता है कि वल्लभ भाई पटेल के अंदर एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी गुण कहाँ से निकल के आए। खैर, वल्लभ भाई का जन्म 1857 के म्यूटिनी के करीबन, या 1857 के नेशनलिस्ट स्ट्रगल के करीबन 18 साल के बाद हुआ 1875 में, और 31 अक्टूबर यानी कि आज ही के दिन सरदार जयंती के दिन उनका जन्म होता है, या इसी को ही हम सरदार जयंती के रूप में याद करते हैं। ये वो साल है जहां भारत की आज़ादी के दौर के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत ही शून्य अवकाश में थी। शून्य अवकाश इसके लिए क्योंकि कोई ज़्यादा बड़े पॉलिटिकल एसोसिएशंस नहीं थे, पर 1875 एक लैंडमार्क ईयर है, क्योंकि इसी साल बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी या बंकिम चंद्र चैटर्जी, जिन्होंने वंदे मातरम का स्लोगन भी दिया था। खैर, ये वही दौर है जहाँ वल्लभ भाई पटेल का जन्म एक किसान परिवार का हुआ। 4 भाई उनके हुआ करते थे, उनमें से मझले या तीसरा नंबर के ऊपर वल्लभ भाई पटेल हमें देखने को मिलेंगे। ऊपर के 2 ब्रदर्स, खास करके सोम भाई और एक भाई जो थे, वो खेती, क्योंकि पूरा परिवार ही खेती में था तो उसके साथ जुड़ते हैं, और उनके जो इमीडिएट बड़े भाई थे, खास करके विठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल, और उनके एक और यंगर ब्रदर थे काशी भाई, वो सब के सब मेनली लीगल प्रैक्टिस या लीगल प्रोफेशन में आएंगे। खैर, उनके ऊपर बात करेंगे। वल्लभ भाई का बचपन मैं कहूँगा कि ज़्यादा अमीरी के अंदर नहीं बीता है। ऑब्वियस है कि किसान परिवार, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर वन ऑफ द प्रोमिनेंट फार्मर फैमिली से बिलोंग करते थे, पर आपको भी पता है कि 1870s और 1880s के अंदर किसानों की परिस्थिति कैसी हुआ करती थी। तो इनिशियल जो स्कूलिंग तो नडियाद में, मतलब नडियाद तो उनका ननिहाल था, मेन तो मामा का घर था या मैटरनल हाउस, क्योंकि नाने के वहाँ पहले आप देखोगे तो मदर्स जाया करती थी फॉर द डिलीवरी एंड ऑल दिस थिंग्स। खैर, वल्लभ भाई पटेल का जो स्कूलिंग इनिशियली करमसद से हुआ, उनके फादर वहाँ पे ही सेटल थे, और करमसद में उन्होंने प्राइमरी स्कूलिंग लिया, खास करके 5वीं 6ठी कक्षा तक, और वो वर्नाकुलर मीडियम में था। बट उसके बाद गांव की जो स्कूल थी, वहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, तो ऑब्वियस था कि ही हैड टू मूव आउट ऑफ द विलेज, और करमसद से वो वापस नडियाद गए, और नडियाद ही उनका आगे की एजुकेशन के लिए एक बेस बन गया। अब इंटरेस्टिंग कहानी है 1880 और 90 के दौर के बीच की कहानी आपको मिलेगी। ये वो दौर है जब भारत के आज़ादी के आंदोलन के अंदर कांग्रेस नामक संस्था की स्थापना ऑलमोस्ट हो चुकी थी। ये वही दौर है जब वल्लभ भाई पटेल नडियाद में अपना
मैं कहूँगा कि अनुभव ले रहे थे। ये अनुभव राष्ट्रवाद और साथों के साथ एक लीडरशिप क्वालिटी का उभरना था। नडियाद में 2-3 प्रसंग ऐसे हुए उनके जीवन के साथ जहाँ से उनकी लीडरशिप एबिलिटी निकल के आ गई। इसमें एक शिक्षक के सामने विद्रोह होना या सत्याग्रह करना एक तरह से बहुत प्रोमिनेंटली, जहाँ एक इनके टीचर हुआ करते थे, बच्चों को बहुत मारते थे। पहले के टाइम के अंदर हमने देखा होगा डंडा लेके पिटाई हो जाती थी, तो वल्लभ भाई ने उसके सामने आवाज़ उठाई थी और स्ट्राइक करवा दी थी स्कूल में। एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि उनके एक टीचर को नडियाद के अंदर उस टाइम पे लोकल इलेक्शंस होने शुरू हुए थे 1880s और 90s के दौर में। लॉर्ड रिपन अगर आपको पता होगा तो डिसेंट्रलाइजेशन लेके आया था भारत की पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में, खास करके लोकल गवर्नेंस में, शहरों की नगर पालिकाओं के अंदर। तो जो नगर परिषद थी नडियाद सिटी की, उसमें उनके एक शिक्षक को पार्टिसिपेट करना था। वल्लभ भाई पटेल को समझ में आया कि ये टीचर को जिताना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने विद्यार्थी नेता के रूप में, हाई स्कूल में तब थे, और अपने बहुत सारे दोस्तों को कहा कि भाई हमें ये टीचर की हेल्प करनी चाहिए। तो उनके लिए टीचर्स के प्रति एक अलग ही प्रकार का मापदंड रहा था, क्योंकि जो टीचर्स उनके अगेंस्ट में थे या बच्चों की हित में नहीं थे, उनके सामने उन्होंने आवाज़ भी उठाई थी, और वैसे शिक्षक भी थे जिनके फेवर में भी बात करते हैं। खैर, वल्लभ भाई के प्रयत्न से ही उनके एक शिक्षक नगर पालिका के अंदर पार्षद भी बने। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी मिलती है। नडियाद में भी एक हद के बाद स्कोप अवेलेबल नहीं था और इसके कारण उनको फिर बड़ौदा जाना पड़ा। बड़ौदा से उन्होंने मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किया और उसके बाद संघर्ष शुरू होता है उनके जीवन का आगे के दौर का। अब आप देखिए कि दिस इज अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 1900 से 1900 के आसपास का दौर आ चुका है, या 1900 से पहले 1890s के बाद का दौर मैं बता रहा हूँ। और ये वही दौर आपको देखने को मिलता है जहाँ भारत की जो आज़ादी का आंदोलन है वो भी उभर के आ रहा था, पर वल्लभ भाई अभी भी पॉलिटिकली उतना एक्टिव हमें नहीं देखने को मिलेंगे। अभी भी एजुकेशन के ऊपर उनका झुकाव था, और ख़ास करके नडियाद में जब उन्होंने मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किया और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हायर कॉलेज की उन्होंने डिग्री ली, उसके बाद सवाल आया कि अब आगे क्या करना चाहिए। अब देखिए, बड़े भाई विठल भाई तब तक ऑलरेडी लीगल करियर में शुरुआत कर चुके थे और वल्लभ भाई को भी समझ में आया कि उनको पढ़ना है। अब देखिए, पढ़ाई में उस दौर के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी मिलती है। एक था बैरिस्टर, है ना, जो आज की तारीख में हम लोग कहते हैं कि लॉयर की इक्विवेलेंट है। बैरिस्टर मतलब एक ऐसी पोजीशन थी जो इंडिया के अंदर आप उसकी डिग्री नहीं ले सकते थे, उसके लिए लंदन जाना पड़ेगा। ऑब्वियस था कि वल्लभ भाई के लिए रिसोर्सेज उस टाइम पे नहीं थे, और वल्लभ भाई को समझ में आया कि वो रिसोर्सेज इकट्ठे करने पड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने प्लीडर के रूप में, मतलब एक लॉयर के रूप में उन्होंने सर्विस देना शुरू किया पढ़ाई के बाद ही, जहां इंडिया में थोड़ी जो बेसिक लॉ की एजुकेशन उन्होंने ली थी। पर ही वॉज नेवर अ बैरिस्टर। ओके, इनिशियली वो बैरिस्टर की डिग्री नहीं थी उनके पास, और वो भी नडियाद जैसे शहर में, क्योंकि कंपटीशन भी ज़्यादा था, उनके ब्रदर भी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वल्लभ भाई उसके बाद चले गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गोधरा। यस, ये वही गोधरा है जहाँ से वल्लभ भाई पटेल की करियर की शुरुआत होती है, लीगल करियर की। वहाँ एक प्लीडर के रूप में उन्होंने काम करना शुरू किया था। मेनली जो मैं कहूँगा कि कोई भी छोटी मोटी केसेस हो जाते थे, कभी कभी गवर्नमेंट की तरफ से, या कभी कभी मैं कहूँगा कि कोई किसी के सामने अक्यूज़ किया गया है पुलिस के द्वारा, तो उसको बचाने के लिए प्लीडिंग करते थे। नॉर्मल जो लॉयर की प्रैक्टिस होती है, वैसी प्रैक्टिस वल्लभ भाई ने गोधरा से शुरू की थी। अब देखिए, गोधरा बिकेम द टर्निंग पॉइंट ऑफ वल्लभ भाई's करियर एज वेल। ओके, क्योंकि इनिशियल दौर के अंदर हमें ये देखने को मिला कि वल्लभ भाई पटेल ने गोधरा से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, वहाँ उन्होंने अच्छा खासा एक नाम कमाया, और उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो वापस खेड़ा आ गए, जहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी। अब देखिए, गोधरा से खेड़ा आना उनके लिए बड़ा प्रोमिनेंट दौर आपको मिलेगा, क्योंकि खेड़ा में हमें देखने को मिलता है कि जो छोटे तहसील हुआ करते थे ना, वहाँ काफ़ी सारे इश्यूज चला करते थे, और ये इश्यूज के अंतर्गत जो लोकल तालुका या ब्लॉक लेवल की कोर्ट थी, वहाँ से उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया था। अब इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि वहाँ कुछ केसेस ऐसे हुए जहाँ पुलिस जो हमेशा अक्यूज को लेके आती थी, वल्लभ भाई अक्यूज की तरफ से प्लीड करते थे। एक्चुअल में होता क्या था कि खेड़ा डिस्ट्रिक्ट वाज वेरी मच नोटोरियस इन द आइज ऑफ द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एट दैट टाइम, और खेड़ा से कोई भी व्यक्ति बिलोंग करता है वो चोरी हो गया, ऐसा सरकार का और पुलिस का मानना था। खैर, वल्लभ भाई का ये मानना नहीं था, और इसी के कारण वल्लभ भाई ने उसके सामने आवाज़ बुलंद की। बहुत सारे अक्यूज्ड जिनके ऊपर अगर आप कंप्लेन करके, या बहुत ही इलिसिट इंटेंशन से मेलिफाइड कंप्लेंट्स हुआ करती थी पुलिस के द्वारा, स्टेट के द्वारा, उसके सामने उन्होंने प्लीड किया, और प्लीड भी ऐसे किया जहां 90% केसेस के अंदर जो अक्यूज्ड होता था उसका अक्विटल हो जाता था। और ये तमाचा था एक तरह से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और ब्रिटिश पुलिस और जुडिशियल हायरार्की के ऊपर, जहां एक प्लीडर बेसिकली जिनके पास बैरिस्टर की डिग्री भी नहीं है, उसके बावजूद भी ही वॉज एबल टू डिफीट ए वेरी वेल वर्स मशीनरी एट दैट टाइम।
बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ जहां स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ आई वुड से वल्लभ भाई जज के सामने भी भिड़ गए थे। और इन सब परिस्थितियों के कारण वल्लभ भाई की जो एक्टिविटीज़ थी उसको देख के जो तालुका कोर्ट के अंदर इश्यूज बने उसको लेके सरकार और बॉम्बे के अंदर जो अदालत थी बड़ी चिंता में आ गई। इनको लगा कि यार ये तो गलत हो रहा है, तो इसके कारण जो क्रिमिनल कोर्ट थी जो तालुका हेडक्वार्टर्स में थी उसको डिस्ट्रिक्ट में लेके चले गए आणंद में, क्योंकि इनका ये मानना था कि वल्लभ भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। बट देन बाय देन वल्लभ भाई ऑल्सो स्टार्टेड प्लीडिंग इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एज वेल। ओके, तो फिर आणंद में थोड़े समय तक उन्होंने प्रैक्टिस की। मन तो था कि आगे बैरिस्टर के रूप में पढ़ाई करने लंदन जाए, पर परिस्थिति उन्हें अनुकूल नहीं थी। खैर, इस दौर में 1900s का दौर आ गया है। आज़ादी के आंदोलन के अंदर एक नया दौर की शुरुआत हो चुकी है, कांग्रेस बन चुकी थी और साथों साथ बंगाल के अंदर राष्ट्रवादी विचारधारा भी उभर के आई थी। पटेल इस पीरियड में अभी भी फोकस कर रहे थे। नेशनलिज्म तो उनके अंदर ऑब्वियस था कि निकल के आ ही चुका था। बहुत सारे मुद्दों के ऊपर सरकार के सामने उन्होंने संघर्ष करना शुरू किया था। दोस्तों, 1900 का ये दौर पटेल साहब के जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि अभी भी राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट की एक झलक आनी शुरू हो चुकी थी। बंगाल में अंदर पार्टीशन होने की शुरुआत हो रही थी। तब पटेल एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का सोच भी रहे थे, उसके बावजूद भी उन्होंने ब्रेक लिया। ब्रेक लेने का इंटेंशन ये था कि युद्ध में उतरने से पहले तलवार को तो धारदार करनी पड़ेगी, तो वही आइडियोलॉजी पटेल साहब की रही थी। इसके लिए उनको लग रहा था कि नेशनल मूवमेंट में एक लीगल स्ट्रगल जो है, जो लीगल बैटल है, लीगलिटी का जो बेसिस है, उसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और वो स्ट्रेंथ तभी मिल पाएगी जब मेरे पास कोई अच्छी डिग्री या एजुकेशन होगा, मेनली बैरिस्टर की डिग्री, जो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ डिग्री थी। खैर, पटेल साहब इस दौर में जब प्रैक्टिस कर रहे थे गोधरा में, आणंद में और अलग अलग जगहों के ऊपर, 2-3 जगहों के ऊपर बहुत सारे प्लीडर के रूप में काम किया और अच्छी स्ट्राइक रेट मैंने आपको बताया कि उन्होंने कंट्रीब्यूट की, बहुत सारे अक्यूज को छुड़ाया। तब उन्होंने अप्लाई करना शुरू कर दिया था साइड बाय साइड टू द पोजीशंस जहां वो बैरिस्टर की डिग्री ले पाए। लंदन के अंदर उस टाइम पे विल सी की जो इंस, 4 इंस अगर आपको पता होगा, ग्रेज इन, लिंकन इन, मिडल टेम्पल एंड इनर टेम्पल, ये 4 संस्थाएं हैं जो बैरिस्टर बार एट लॉ की जो मेनली डिग्री देता है, उनमें से ही उन्होंने अप्लाई किया था। तो उस दौर में हुआ क्या कि पटेल साहब के साथ एक बहुत बड़ी दुविधा हो गई। उनके इनिशियल से विजय पटेल, वल्लभ भाई जवेर भाई पटेल, उनके ब्रदर के इनिशियल्स भी आते थे, विजय पटेल, वल्लभ भाई या विट्ठल भाई जवेर भाई पटेल। अब उन्होंने जब एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, उनकी बाय द वे 1905 के आसपास उनकी शादी भी हो चुकी है जब ये मैं बात कर रहा हूँ। प्लीडर के रूप में उनकी प्रैक्टिस चल रही थी एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी शादी भी हो चुकी थी जवेर बा के साथ। एंड देन विल सी की उनके एक सन और डॉटर मनीबेन डाया भाई भी हो चुके हैं और वो अपनी सांसारिक जीवन भी चला रहे हैं। अपने ब्रदर के साथ भी उनका संवाद चल रहा है। विठल भाई उनके एल्डर ब्रदर थे, तो हमेशा उनके साथ राब्ता करते, संवाद करते, आगे बताते थे। अब इस दौर में क्या हुआ कि वल्लभ भाई ने किसी को बताया नहीं कि ही हैज अप्लाइड फॉर द बैरिस्टर डिग्री। अच्छा, वो थोड़े एक उनका जो नेचर रहा है वल्लभ भाई साहब का, सरदार साहब का, वो थोड़ा क्वाइट नेचर रहा है। मतलब राइट हैंड को नहीं पता होगा कि लेफ्ट हैंड क्या कर रहा है। और इसी के बैकग्राउंड में हुआ ऐसा कि उन्होंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद उनको जो एडमिशन लेटर आया विजय पटेल के नाम का, और कहा गया कि विजय पटेल, यू हैव बीन फॉर्मली एक्सेप्टेड इन दी मिडिल टेम्पल एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस बैरिस्टर लॉ फॉर 3 years कोर्स। अब देखिए, नाम था विजय पटेल, उनके ब्रदर ने लेटर पढ़ लिया, बड़े भाई की आज्ञा थी कि भाई देखो विजय पटेल आप भी हो और हम भी है। कॉलेज वालों को तो पता नहीं कि कौन से विजय पटेल ने अप्लाई किया है, तो बीइंग द एल्डर ब्रदर आई शुड गो एंड स्टडी। अब देखिए कि वल्लभ भाई पटेल कितने कर्तव्यनिष्ठ अपने फैमिली के प्रति भी, जहां उनके बड़े ब्रदर ने कहा कि आई शुड गो एंड आई शुड स्टडी द बैरिस्टर डिग्री फर्स्ट ऑफ ऑल, देन लेटर ऑन आप जाना सर। ओके, तो विदाउट एनी आउट ऑफ थॉट वल्लभ भाई ने कहा कोई बात नहीं। बड़े भाई ने जो कह दिया, आज उनकी बदौलत में यहाँ पे ये लीगल प्रैक्टिस में आगे आ पाया हूँ, क्योंकि उनके ब्रदर ने काफ़ी उनको पीछे से हेल्प की थी बहुत सारे केसेस के अंदर भी। और इसके कारण वल्लभ भाई ने सेक्रीफाइस कर दी साहब अपनी बैरिस्टर की एजुकेशन के लिए, जहाँ लंदन में जाने का मौका मिल रहा था। साहब वो तो सेक्रीफाइस की। वल्लभ भाई पटेल ने भाई को कहा कि आप चिंता मत करिए, फाइनेंसिस तो मैंने ऑलरेडी गैदर करके रखे थे, क्योंकि ऑब्वियस था कि 3 साल लंदन में जाके पढ़ाई करना, कॉलेज की फ़ीस, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस, वहाँ हॉस्टल में और बाकी सारी जगह पे जो रहने खाने पीने का खर्चा होगा, वो भी मैं कैसे भी करके आपको मैनेज करके दे दूंगा।
ऊपर से वल्लभ भाई ने ये भी ध्यान रखा कि विठल भाई की जो फैमिली थी, उनके एल्डर ब्रदर की, उनकी भी वाइफ और सन्स हुआ करते थे, डॉटर हुआ, तो उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली। आप देखिए कि दिस इज हाउ वी विल सी कि वल्लभ भाई इमर्ज एज ए लीडर जो फैमिली सेक्रीफाइस का भी एक बहुत ही उम्दा एग्जाम्पल सेट करते हैं। उन्होंने करीबन 2.5-3 साल तक, मतलब 1905 से 8 तक, तो ओवर अ पीरियड ऑफ अपने ब्रदर के लिए काम किया, क्योंकि ब्रदर लंदन में पढ़ाई कर रहे थे और वल्लभ भाई यहाँ फैमिली की, उनकी खुद की फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहे हैं, भाई के फैमिली की, उनके खर्चे और खुद के भी खर्चे निकालने हैं साहब। ओके, तो इन परिस्थितियों में वल्लभ भाई ने भाई की डिग्री खत्म करवाई, पहले एल्डर ब्रदर की। तो दोस्तों नॉर्मली हमारे फैमिली ट्रेडिशंस में ऐसा देखने को मिलता है कि बड़ा भाई छोटे भाई को फाइनेंस करता है, हेल्प करता है। यहाँ उल्टा केस हुआ। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी पटेल साहब से, और यहाँ उनका एक फौलादी कैरेक्टर भी निकल के आएगा। खैर, पटेल साहब ने 3 साल तक अपने भाई की फैमिली, खुद की फैमिली, भाई के फाइनेंसिस का भी ध्यान रखा और खुद का भी ध्यान रख रहे हैं। इस दौर में उनकी एस्पिरेशंस कम नहीं हुई है। अब आप देखिए कि एक व्यक्ति के अंदर जो हंगर होती है, जो भूख थी पढ़ाई की, उनको पता था कि इसी के थ्रू अपने जीवन के अंदर वो बदलाव ला सकते हैं और भविष्य के अंदर भी अपनी नामना, जो भी जिस प्रकार से उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, तभी हो पाएगा एजुकेशन के द्वारा। तो करीबन 1909-10 तक के दौर के अंदर वो गोधरा और बाकी सारी आणंद के अंदर काफ़ी एस्टेब्लिश हो चुके थे एक लीडर के रूप में, पर अंदर की भूख खत्म नहीं हुई। भाई की पढ़ाई खत्म जब हुई, विठल भाई की जब पढ़ाई खत्म होकर वो वापस आए, तब पटेल ने फिर प्लान किया कि मैं जाऊंगा वापस। पर इस दौर में उनके जीवन के अंदर बहुत ही दुखद घटना हो गई। उनकी वाइफ बहुत ही यंग एज के अंदर गुजर गई, बीमार थी। पटेल के लिए ऐसा कहते हैं कि जब उनको ये समाचार, ये इंफॉर्मेशन दी गई थी, तभी भी ही वॉज प्लीडिंग फॉर अ केस एंड ही कंटिन्यूड टू प्लीड टिल द टाइम दी डिस्कशंस, और वी कैन से जो जज के सामने उनके जो पॉइंट्स से जो रखने थे वो ख़त्म नहीं हो। उसके बाद उन्होंने ख़त्म किया और कहा कि मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। तो इस तरह से उनकी जर्नी रही। 1910 के आसपास उन्होंने अपने दोनों मनी बहन को और डाया भाई, उनके जो सन और डॉटर थे, दोनों को उन्होंने बोर्डिंग स्कूल में डाला। विठल भाई से कहा कि आप ध्यान रखिएगा, अब मेरा नंबर है कि मैं जाके पढ़ाई करूं। साहब 35 साल की उम्र, 35 ईयर्स ऑफ एज में, ये उस दौर के अंदर करीबन 1910 में उनकी जो हंगर थी एजुकेशन के लिए, एक डिग्री के लिए, अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए, ख़त्म नहीं हुई। इतने बड़े फैमिली का एक मैमोथ, मैं कहूँगा कि उनके ऊपर एक पहाड़ गिर गया था, क्योंकि अपने जब पार्टनर को घुमा दिया गया है इस दौर के अंदर, तो बड़ा दुख का एक दौर भी उनके जीवन के अंदर हमें मिल जाता है। दोस्तों 1910 में पटेल साहब अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साइड के ऊपर अदा करते हुए अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में दाखिला दिलाने के बाद वो निकल पड़े हैं इंग्लैंड की तरफ, लंदन की तरफ। अब देखिए, लंदन जब जा रहे थे तो बहुत कम लोगों को पता था। विठल भाई उनमें से एक थे जिनको ये जानकारी थी, ऑब्वियस था, क्योंकि वो अदला बदली हुई थी विजय पटेल के नाम की, मैंने आपको बताया। बात आगे चली। 1910 में 3 साल के बैरिस्टर के कोर्स में उनको मिडिल टेम्पल में एडमिशन दिया गया। मैंने आपको बताया कि वहाँ 4 इन्स है, उसमें मिडिल टेम्पल है, इनर टेम्पल है, उसके सिवाय ग्रेज इन है और लिंकन इन है। इनमें से ही आपको पता होगा कि इसी दौर में जवाहरलाल नेहरू भी इनमें से ही एक इनके अंदर पढ़ने गए थे, वो शायद इनर टेम्पल में थे। वल्लभ भाई मिडिल टेम्पल के अंदर थे। 3 साल का कोर्स था। वल्लभ भाई के लिए बहुत एक, मैं कहूँगा, चैलेंज भी थी और अपॉर्चुनिटी भी थी अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि वो बेंचमार्क तोड़ना था अपना कि भाई प्लीडर की जगह बैरिस्टर, और भाई बड़े भाई लेके भी आए हैं डिग्री ऑलरेडी। तो आप देखिए कि वल्लभ भाई को कुतूहलता कैसी थी। जहाज में बैठ के करीबन 1.5-2 महीने लगते थे इंग्लैंड पहुंचने में। साहब रास्ते में उन्होंने एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिया। यू कैन सी द क्यूरियोसिटी ऑफ वल्लभ भाई पटेल। ही कंप्लीटेड द रोमन लॉ, उस टाइम पे आया करता था, क्योंकि इंग्लिश लॉ का जो बेस था रोमन सोसाइटी के ऊपर से था, और उन्होंने रोमन हिस्ट्री और लॉ के ऊपर का एक सब्जेक्ट था, वो रास्ते में उन्होंने जहाज में ही पढ़ लिया कि भाई बिफोर एनरोलिंग इन द कोर्स व्हेन द फॉर्मल स्टडीज बिगन, आई विल मेक श्योर कि भाई मैं यहाँ ये ख़त्म कर दूँ। पहुँचे इंग्लैंड के अंदर, एक दोस्त थे उनके पहचान में, उनके साथ उन्होंने वी विल सी की पहले कमरा लिया, पर वो कॉलेज के थोड़ा नज़दीक था यूनिवर्सिटी के, पर वहाँ थोड़ा किराया महंगा पड़ रहा था। तो उन्होंने कहा कि अब मुझे शिफ्ट होना पड़ेगा। सो देन ही शिफ्टेड टू वेरी फार ऑफ लोकेशन, और फार ऑफ लोकेशन मतलब उस दौर में करीबन 8 से 10 माइल, करीबन 15-16 किलोमीटर दूर अपनी इंस्टीट्यूशन से दूर रहना, फिर वहाँ से डेली कम्यूट करना इंस्टीट्यूशन में आके, उसके बाद हमें पता चल रहा है कि लाइब्रेरी के अंदर पूरा दिन निकालना। इनफैक्ट उस दौर में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको मिलती है कि जो कोर्स था 3 साल का था, पटेल साहब ने करीबन 2.25 साल में कंप्लीट कर दिया।
तो उसमें इलेक्टिव्स के ऑप्शन रहा करती थी और पटेल साहब को क्यूरियोसिटी भी थी और दूसरा उनके लिए चैलेंज था कि जितना जल्दी निपटाओ और इसको कंसोलिडेट करके वापस इंडिया जाना है, फिर से अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोफेशनल प्रैक्टिस, क्योंकि 35 साल की उम्र हो चुकी है। अब देखिए उनके कंपैरिजन में नेहरू देखोगे तो नेहरू अपने 20s में थे। इसी दौर में कंटेम्प्रेरी पीरियड में जवाहरलाल नेहरू जी भी इंग्लैंड के अंदर, शायद तो मैंने बताया इनर टेम्पल के अंदर स्टडी कर रहे थे, मिडिल टेम्पल में थे। खैर बात आगे चली, पटेल साहब ने 2.25 साल में कंप्लीट किया। अब कंप्लीट तो कर दिया साहब, उसके बाद कॉन्वोकेशन या जो फॉर्मल डिग्री जो सेरेमनी होती है उसके लिए तो 3 साल राह देखनी है। अब पटेल साहब के लिए ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। ही वॉज नॉट रेडी टू वेट इट आउट, सो ही रोट टू दी यूनिवर्सिटी, जो रजिस्ट्री उनकी थी, और अथॉरिटीज़ को लिखा और कहा कि भाई मुझे एक्सेप्शन दिया जाए, आई नीड टू गो बैक। अब यूनिवर्सिटी में भी एक वो नियम था कि वंस एवरीथिंग हैज़ टू बी फॉर्मलाइज्ड, उसके बाद ही होगा। इनफैक्ट जब आपकी डिग्री खत्म होती है तो यू हैव टू गेट अ रिकमेंडेशन फ्रॉम दी वी कैन से योर कोर्समेट और योर सीनियर्स। और उस पीरियड में एक स्कॉट करके जुडिशरी के मेंबर हुआ करते थे, जो लेटर ऑन बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने हैं, उनके द्वारा उनको रिकमेंडेशन और एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया। और पटेल साहब ने 2.25 साल के बाद करीबन 3-4-6 महीना तो वहाँ पे वेट किया। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मल सेरेमनी, उनकी जो कॉन्वोकेशन सेरेमनी सो कॉल्ड थी, वो ख़त्म नहीं हो रही थी। तो इस तरह से 1913 के आसपास पटेल वापस आए। वापस आके जो उनके जो साथी जो उनको इंग्लैंड में मिले थे, लेटर ऑन बॉम्बे के अंदर भी जज बने गए थे, उन्होंने कहा कि यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिस एट बॉम्बे, बॉम्बे सिटी, क्योंकि बड़ा शहर था, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा थी। पर पटेल का मन तो गुजरात में था और पटेल यही शहर में वापस आए, अहमदाबाद में, जहाँ मैं बात कर रहा हूँ। 1913 से लेके 1900 करीबन 21-22 तक का जो दौर है, पटेल का गुजरात और अहमदाबाद के अंदर ही बीता है। दोस्तों 1913 में पटेल साहब का जब कॉन्वोकेशन या जो कॉल इन जो ख़त्म हुआ, उसके बाद जनवरी 1913 में जैसे ख़त्म होने के बाद ही डिसाइडेड टू कम बैक, और बॉम्बे में उनको अपॉर्चुनिटी थी, बट देन ही केम बैक टू दिस प्लेस अहमदाबाद। अहमदाबाद में आने के बाद प्लान ये था कि बैरिस्टर के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश करे। प्लीडर के रूप में तो ऑलरेडी पॉपुलर हो चुके थे। एक सबैटिकल था, 3 साल का, ख़त्म किया, वापस आए। 1913 से 1917 का ये दौर है, बड़ा इंटरेस्टिंग दौर है, क्योंकि 1940 ऑनवर्ड से अगर आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो चुकी है। दूसरे 1915 में गांधी जी भी आ चुके थे। इनके कंटेम्प्रेरी पीरियड के अंदर होम रूल और बाकी सारे आंदोलन भी हो रहे थे। पटेल साहब इस पीरियड में प्लान ये करते हैं कि एक बैरिस्टर के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश किया जाए, और जो पॉपुलर पॉलिटिक्स है उसमें ये ध्यान रखा जाए कि लोकल लेवल के ऊपर अपना होल्ड बनाए। इसी कंटिन्यूएशन में सरदार पटेल साहब ने 1913 के बाद गुजरात क्लब, एक संस्था की स्थापना की, जहां वकीलों और जो भी इंटेलेक्चुअल्स थे उस पीरियड में, लॉयर्स, बैरिस्टर्स, थोड़े बहुत प्रोफेशनल्स थे, उन सब के साथ एक थिंकिंग बॉडी बनाई, जहां इकट्ठे होते थे, पत्ते खेला करते थे, जिनके साथ सुबह कोर्ट में डिबेट करते थे, शाम को उनके साथ ही गप्पाबाजी, पत्तों की बात आपको देखने को मिलेगी। 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ तभी भी एक्टिव पॉलिटिक्स में अभी भी इन्वॉल्व नहीं थे। 1915 के बाद पटेल साहब, या 1914-15 के ट्रांजिशन में भारत के अंदर जो लोकल बॉडीज, खास करके जो नगर पालिका थी, उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने आपको ये, जब हमने ये सेशन शुरू किया था तब हमने डिस्कस किया था कि पटेल साहब हेल्प्ड वन ऑफ हिज टीचर्स टू कंटेस्ट इलेक्शंस इन नडियाद, राइट। और इसी के कंटिन्यूएशन में पटेल साहब अब खुद सोच रहे थे कि अहमदाबाद के अंदर ही शुड पार्टिसिपेट। तो इसके लिए कॉरपोरेटर के रूप में, जो पार्षद कहते हैं हम लोग, उसके चुनाव में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, एंड देन ही स्टार्टेड टेकिंग वेरी एक्टिव पार्ट इन द लोकल पॉलिटिकल लेवल एज वेल। अब देखिए कि उस पीरियड में जो नगर पालिकाएँ थी, वो मूलतः से एक हत्था हुआ करती थी सरकार का, क्योंकि नगर पालिका के अध्यक्ष या उसके जो चेयरपर्सन हुआ करते थे, मेयर जिसे हम लोग पहचानते हैं, उनके हाथ में सत्ता कम होती थी, और कंपेरेटिवली जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो ऑफिशियल्स थे, जो म्यूनसिपल कमिश्नर की पोजीशंस हम लोग कहते हैं, ये उस पीरियड में चीफ ऑफिसर्स थे, उनकी सत्ता ज़्यादा थी। नॉर्मली ICS ऑफिशियल्स आते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज। इनमें से एक शिलिडी करके एक ICS अधिकारी था, बड़ा क्रूअल था अहमदाबाद के प्रति, और सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन उसके हाथ में था। पटेल साहब को ये चीज़ समझ में आ चुकी थी कि जब तक ये बंदा यहाँ पे रहेगा तब तक अहमदाबाद का विकास नहीं हो सकता, अहमदाबाद का भला नहीं हो सकता। और परिणाम देखिए कि 1915 में उसके सामने कैंपेन चलता है, करप्शन को लेके था, मिस गवर्नेंस को लेके था, और भी फेवरेटिज्म के मुद्दे थे। और पहली बार भारतीय इतिहास में ऐसा हुआ जहां एक सिटिंग ICS ऑफिशियल, ICS वाज यू नो दैट, इसको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा गया है लॉयड जॉर्ज के द्वारा 1920 के दौर में, और ये एक ऐसी बॉडी हुआ करती जो इंडिया को गवर्न कर रही थी, बड़ी पावरफुल रूट्स थे इसके। ICS अधिकारी को उन्होंने पुश किया, उसके ऊपर एक्विजिशंस लगाए, और कहा गया कि भाई देखो ये व्यक्ति जो है ये खराब कर रहा है, इसने बहुत
उल्टा सुल्टा काम किया। और पहली बार ऐसा हुआ कि बॉम्बे की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसने ऑर्डर दिया शिलीडी के सामने, आईसीएस अधिकारी के सामने, कि उसको वहां से हटाया जाए। इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया that an ICS officer was transferred and action was taken against him based on the inputs given by सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप समझने की कोशिश करिए। तो इस तरह से अहमदाबाद में नगरपालिका का एक दौर चला, बहुत सारे मुद्दे उठाए, सैनिटेशन कमेटी थी, यहाँ वाटर की कमेटी थी, पाइपलाइंस की लेइंग के अंदर गफला हो रहा था, उसमें मुद्दा उठाया। अहमदाबाद की नगरपालिकाओं के अंदर लोकल एजुकेशन आता था। पहली बार ऐसा प्लान हुआ कि भाई जो लोकल एजुकेशन है वो नगरपालिका खुद दे, जिसके अंदर नेशनलिस्ट एजुकेशन आए। अहमदाबाद में 50 से ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले गए। गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए काम किया पटेल साहब ने, और इस दौर में जो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए अलग से करीबन 15 से ज़्यादा स्कूल्स अहमदाबाद में खोले गए। तो इस तरह से 1915, 16, 17 के ट्रांजिशन में जब वर्ल्ड वॉर 1 कंटेम्प्रेरी चल रहा है, गांधी जी की आगमन हो चुकी है, गदर का विद्रोह हो चुका है, तब पटेल एक्टिव पॉलिटिक्स में आ चुके थे, पर नेशनल पॉलिटिक्स में नहीं थे, लोकल पॉलिटिक्स में थे। गांधी 1915 में आए, पर पटेल के साथ उनका संवाद बहुत लिमिटेड रहा, शायद तक क्योंकि गांधी उस पीरियड में अहमदाबाद में तो सेट हो चुके थे। बट देन विल सी कि पटेल अभी भी उनके जो मेथडोलॉजी है उससे कन्विंस नहीं थे। दूसरा, ना ही गांधी जी उतने पॉपुलर भी थे। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पटेल अभी भी यूरोपियनाइज वर्जन में है। आप समझिए कि ही वॉज स्टिल फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, बट ही वॉज इन अ यूरोपियन अटायर, इन अ यूरोपियन थॉट, इन अ इंग्लिशमैन, जो अंग्रेज जैसा सोचते, वैसा मॉडरेट वे ऑफ पॉलिटिक्स में। इनफैक्ट उनके कपड़े भी वेस्टर्नाइज थे। मतलब आप देखिए पटेल की जर्नी ऐसी रही कि इंग्लैंड जाने से पहले धोती पहनते थे, बोट में बैठे तब से वेस्टर्न कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे, सूट बूट, वही टोपी और वो हैट लगाने की प्रथा। भारत में वापिस आके बैरिस्टर के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश किया, तो बैरिस्टर के रूप में दिखना चाहिए, व्हाट यू वेयर मैटर्स। 1916-17 के ट्रांजिशन में ये सब घटनाएं बन रही थी। तब गांधी जी के 2-3 आंदोलन के द्वारा पटेल अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आएंगे और गांधी जी से बहुत प्रभावित होंगे। पहला था चंपारण सत्याग्रह। खैर चंपारण में 1917 में जब ये सत्याग्रह हुआ तो पटेल सीधे इन्वॉल्व नहीं थे, पर पटेल इन्वॉल्व होते हैं 1917 में खेड़ा सत्याग्रह के अंदर। अब देखते हैं कि खेड़ा में क्या होगा। दोस्तों 1917-18 का दौर पटेल साहब के जीवन के अंदर बहुत ही निर्णायक दौर रहा है। कारण उसका यह है कि 1917-18 के ट्रांजिशन में गांधी जी का आगमन हो चुका है, पॉलिटिकल एजिटेशन के रूप में होम रूल का आंदोलन शुरू हो चुका था, और 1917-18 के ही ट्रांजिशन में गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन किए गए थे उनमें एक हुआ था चंपारण सत्याग्रह। खैर पटेल सीधे उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहे। 1918 में हुआ खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह, और ये दोनों के सत्याग्रह के द्वारा पटेल अपनी छाप मैं कहूँगा कि प्रकाशित करने की कोशिश करेंगे। 1918 में खेड़ा में वहाँ पे क्रॉप फेलियर हो चुका था, और रेवेन्यू कोड के हिसाब से नियम ऐसा था कि उस दौर में अगर आपके एवरेज प्रोडक्शन से 1/4 आपका प्रोडक्शन कम हो रहा है तो उस साल आपको टैक्सेस के अंदर से रेवेन्यू से मुक्ति मिलनी चाहिए। तो किसानों ने एजिटेशन किया था। पटेल साहब उस पीरियड में इन्वॉल्व थे। गांधी जी के द्वारा जो एजिटेशन चलाया गया था उसमें पटेल ही थे जो उनके राइट हैंड के रूप में काम कर रहे थे। इनफैक्ट दिस वाज द पॉइंट वेयर पटेल स्टार्टेड ग्रेजुअली फॉलोइंग द गांधीयन वे ऑफ पॉलिटिक्स एज वेल। इनफैक्ट इसी दौर के अंदर हमें ये भी देखने को मिला कि पटेल धीरे धीरे वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी वेशभूषा को छोड़ के फिर से भारतीय वेशभूषा की तरफ भी आने की शुरुआत करते हैं। ये वही दौर था जहां खेड़ा के एक नायक के रूप में वो उभर के आए, क्योंकि जहां किसानों को कन्विंस करने की बात आती थी कि हमें सरकार को 1 रुपया भी टैक्सेस नहीं देने हैं, तो गांधी जी सब जगह तो मूव नहीं कर पाए, पर ये वल्लभ भाई पटेल ही थे जो खेड़ा सत्याग्रह के द्वारा वहाँ के जो करीबन 70 से 80 से ज़्यादा गांव के अंदर जो किसान थे उनको कन्विंस कर पाए और एक नॉन कॉपरेशन की शुरुआत करवाई थी। खेड़ा सत्याग्रह एक ऐसा सत्याग्रह था जिसको सरदार की लीडरशिप को लेके जो क्वालिटीज़ थी वो निकल के आ चुकी है। खैर हमने पहले भी डिस्कस किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक नेता के रूप में तो पहले उभर के आ चुके थे, पर पहले लोकल पॉलिटिक्स में थे। खेड़ा की इम्पैक्ट 2 तरह से हुई, एक तो ऑल इंडिया इम्पैक्ट होती है, नई लीडरशिप निकल के आई थी, और साथों साथ पटेल की नामना भी अब वहाँ पे बहुत होने की शुरुआत हो चुकी है। 1918 में जब खेड़ा हो रहा था उसके कंटेम्प्रेरी पीरियड में अहमदाबाद के अंदर भी मिल मजदूरों का स्ट्राइक हुआ था, और ये स्ट्राइक में भी वल्लभ भाई पटेल ने मजदूर एकता को लेके काम किया था। इनफैक्ट पटेल के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट हाईलाइट की गई है ऑथर्स के द्वारा। उनमें कहा गया है कि पटेल वाज अ फ्रेंड ऑफ द लेबर एज वेल एज द कैपिटलिस्ट, और ऐसा कहते हैं कि जब मजदूर महाजन यानी कि टेक्सटाइल वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई
उसके समय के दौरान भी हमें देखने को मिला कि पटेल साहब 1917 से ही लेबर पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व थे। अहमदाबाद के जो पूंजीपति यानी कि कैपिटलिस्ट क्लास था, उनके साथ भी दोस्त हुआ करते थे। खैर, उनको लेके उनकी पॉलिसीज 1931 में कैसे कराची कांग्रेस में निकल के आएगी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पर 1918-19 के ट्रांजिशन में पटेल इमर्ज एज अ लीडर विद इन गुजरात। इनफैक्ट उनकी अब नेशनल इम्पैक्ट होने की शुरुआत हो गई थी। 1919-20 के दौर में अगर आपको पता होगा तो खेड़ा के बाद रॉलेट का एजिटेशन हुआ। रॉलेट के समय पे भी पटेल इन्वॉल्व थे। गुजरात सभा नाम की जो संस्था थी, ये गुजरात सभा नाम की संस्था के साथ भी जुड़े हुए थे और गांधी जी के साथ भी वो इन्वॉल्व रहे। खैर, रॉलेट का सत्याग्रह तो बैकफायर हुआ। पटेल उसके बाद एक्टिव पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व ही होते रहे। 1920 के अंदर जब एक और आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत का मुद्दा निकल के आया, जलियांवाला बाग के अंदर जो अत्याचार हुआ, उस मुद्दे पे भी पटेल गांधी जी के साथ ही रहे। इनफैक्ट ये वो दौर था जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 के बीच में हो रहा है। उसके ट्रांजिशन के समय पे पटेल साहब ने 2 कंट्रीब्यूशन दिया। पहला कंट्रीब्यूशन दिया वो था तिलक स्वराज फंड को लेके। 1920 में जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तब तिलक जी की मृत्यु हो गई उसी दिन, 1 अगस्त 1920 के दिन। और उसी के दिन को याद करते हुए गांधी जी ने पूरे भारत भर के निवासियों को कहा कि हमें तिलक महाराज के नाम के ऊपर, बाल गंगाधर तिलक के नाम के ऊपर, लोकमान्य तिलक जी के नाम के ऊपर हमें एक स्वराज की घोषणा करनी और उसके लिए एक फंड इकट्ठा करना है। तो कॉर्पस डिसाइड किया गया था 2 करोड़ से अधिक रुपया, और उसमें पटेल को ट्रेजरर बनाया गया। कहा गया कि आप इकट्ठे करने में मदद करिए। साहब, ये पटेल ही थे जो अपनी लीडरशिप, अपनी परसुएशन क्वालिटीज के द्वारा करीबन 50 लाख से ज्यादा या 1 करोड़ से ज्यादा रुपए अकेले दम के ऊपर उन्होंने इकट्ठा करवाया। मतलब ऑलमोस्ट 50% ऑफ द कॉर्पस वाज collected under the leadership of वल्लभ भाई पटेल, and he was able to convince the poor people। जो अगर आपके पास आधा रुपया तो आधा रुपया दीजिए, मतलब 8 आना दीजिए, 2 आना दीजिए। अगर आप बहुत ही अमीर व्यक्ति हो, धनिक व्यक्ति हो, तो थोड़ा और कंट्रीब्यूट कर दीजिए, पर यू कंट्रीब्यूट फॉर नेशन बिल्डिंग। यही तो खासियत थी पटेल की, परसुएट करना। ये स्किल उनको बहुत काम में आई साहब, है ना। ये स्किल का उन्होंने उपयोग किया 1940s के दौर में, जब रजवाड़ों को मर्जर की बात आएगी। खैर, इसके ऊपर मैं आता हूँ। कहने की बात यह है कि 1920-21 के दौर में नॉन कॉपरेशन में पटेल की फलक जो राष्ट्रीय सीमा, या मैं कहूँगा कि पूरे भारत तक पहुँच चुकी है। 1920 का दौर बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। इंटरेस्टिंग इसके लिए क्योंकि एक तो खेड़ा और रॉलेट सत्याग्रह के अंदर तो पटेल साहब ने पार्टिसिपेट किया, नॉन कॉपरेशन के अंदर भी तिलक स्वराज फंड के अंदर भी कंट्रीब्यूट करते हैं, और नॉन कॉपरेशन का एक जो रीजनल स्प्रेड था उसमें भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। पटेल साहब का एक बड़ी इंटरेस्टिंग लेगेसी आपको देखने को मिलती है अहमदाबाद सेशन के साथ। अब अहमदाबाद सेशन कांग्रेस का था। कांग्रेस, जैसा कि आप सबको थोड़ा बहुत पता होगा, कि साल में एक दफ़ा मिलती थी, और दिसंबर के महीने में आखिर के 3-4 दिन 26, 27 से 28, 29, 30, 31 पार्टी करके चले जाते थे। तिलक महाराज ने उनको बहुत क्रिटिसाइज भी किया था। पटेल साहब के दौर में 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस हुई, नॉन कॉपरेशन के कंटेम्प्रेरी पीरियड में, और ये कांग्रेस की रिसेप्शन कमेटी के अध्यक्ष वो थे। तो कांग्रेस में जो एनुअल प्रेसिडेंट हुआ करते तब तो पटेल नहीं, पटेल तो 1931 में बने कराची के अंदर। बट 1921 में पटेल साहब कांग्रेस की जो यहाँ पे सेशन हो रहा था उसकी पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और रिसेप्शन कमेटी के चेयरमैन थे। तो ही वॉज दी पर्सन हु विल डिसाइड कि पंडाल कैसे लगेगा। ही वॉज दी पर्सन हु विल डिसाइड कि लोगों कैसे बैठना है, कैसे डिसिप्लिन में रहना। बड़ी इंटरेस्टिंग लेगेसी आपको मिलती है। कांग्रेस ऐसे तो खादी और स्वराज की बातें करती रहती थी, पर उसकी कभी ग्राउंड पे आपको इंप्लीमेंटेशन नहीं मिलेगी। गांधी जी चरखा के लिए लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, पर नहीं दिखेगा। पटेल साहब ने पूरी सिस्टम बदल दी। साहब क्रांति कर दी थी, बहुत बड़ी क्रांति ये थी कि खादी को कैसे पॉपुलराइज करना है, और पॉपुलराइज कैसे करेंगे, तो गांधी जी के विचार को पटेल ने इंप्लीमेंट किया। पूरा पंडाल जो था, द होल टेंट वाज मेड आउट ऑफ खादी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, जितनी भी दरिया है, जितनी भी चटाइयाँ है, जितने भी आपको नीचे जो ग्राउंड पे बिछाने के लिए आपको कारपेट्स थी, वो भी खादी की बनती है। जितने भी चद्दरें और कर्टेन बनाई गई थी, वो भी कैसे, खादी से बनाए गए साहब। और इससे 2 चीज़ हुई। एक तो खादी के कारीगरों को काम मिलना शुरू हो गया, ऑब्वियस है कि उनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। दूसरी, उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस के अंदर सब समान है, सब बराबर है, क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस की ऑर्गेनाइजिंग जो थी पूरी की पूरी सेटअप, उसमें जो मेंबरशिप की फीस है वो भी कम करवा दी गई थी। तो पटेल ने कहा कि बिकॉज वी आर ऑल इक्वल अल्टीमेटली, कोई इसमें नेता नहीं है, सब के सब कार्य करता है, तो फिर डायस किस बात की, कुर्सी और टेबल का क्या काम है। तो सब यहाँ नीचे ग्राउंड के ऊपर बैठेंगे, दरी बिठा के, चटाई डाल के और गद्दे डाल के, वो भी खादी के बने हुए उसके कवर साहब, है ना। तो सबको ग्राउंड पे बिठा दिया। लीडर्स के लिए एक छोटा सा पोडियम रखा 2 फीट का, सो दैट दिख पाए और कम्युनिकेशन हो पाए। पर वो जो डिफरेंस था ना,
कि नेता लोग डायस पे बैठेंगे, बाकी सब लोग कुर्सियों पे बैठेंगे, वो सब बंद कर दिया। सब कुर्सियों का खर्चा ही उस टाइम पे 80,000 रुपये आ रहा था। 80,000 रुपीज वॉज द कॉस्ट ऑफ द टोटल पंडाल का जो भाड़ा देना था और बाकी इधर उधर का खर्चा था, बंद करवा दिया। दूसरी, पटेल ने कहा कि पंडाल के अंदर द होल टेंट विल बी हैविंग शूज एंड चप्पल फ्री, कोई भी चप्पल पहन के नहीं जाएगा, हमको सबको खुले पांव जाना है, लेट अस फील दी मदर अर्थ एज वेल, ओके। तो इस तरह से अहमदाबाद ने बहुत बड़ी लेगेसी क्रिएट की साहब कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेटाइजेशन के पॉइंट ऑफ से, जो इनर पार्टी है, हम लोग कहते हैं इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी की कैसे स्थापना करनी है, कैसे सबको इक्वल ट्रीट करना है, ये सब कुछ चीज़ें पटेल ने 1921 में करवाई। तो 1921 में CR दास वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, पर खैर सरकार ने उनको पकड़ लिया था उस दौर में कुछ पॉलिटिकल रीजंस के कारण। तो CR दास की जगह हाकिम अजमल खान कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। वो टेम्पररी थे, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ CR दास वो प्रिसाइड करते हैं। और अहमदाबाद ही एक ऐसी जगह मिली जहां हिंदू मुस्लिम यूनिटी को भी पटेल साहब ने प्रीच करवाया। जिस तरह से अहमदाबाद ने क्रांति की, उसके बाद ये लेगेसी कांग्रेस के इंस्टीट्यूशंस के बहुत बहुत चलती रही। 1921-22 के दौर में पटेल साहब का गांधी जी के साथ एक दो मुद्दे के ऊपर भी मतभेद भी हुआ, खास करके जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने स्टॉप किया चौरी चौरा के बाद इमीडिएटली, आपको पता होगा कि चौरी चौरा में पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था। तो उसके बाद पटेल के रिएक्शन भी थोड़े अगेंस्ट में थे, बट देन पटेल कंसीडर्ड द फैक्ट कि नहीं, हमें जो गांधी जी बता रहे हैं वही रास्ते के ऊपर चलना है। खैर, तो 1922 से 1928 तक का ये दौर है ना, ये दौर अब बीजे पटेल से सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ ट्रांसफॉर्म होगा। वो कैसे होगा, किस तरह से होगा, उसके अंदर आते हैं 3 सत्याग्रह। 1922 के बाद इमीडिएटली स्वराज पार्टी को लेके एक मुद्दा, पटेल का जो कंस्ट्रक्टिव वर्क और एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में उभर के आना, नागपुर, बोरसद और उसके बाद बारडोली सत्याग्रह ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल बना दिया। दोस्तों, 1922 से 1928 का ये जो दौर है, ये वही दौर है जहां वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में परिवर्तित होंगे। ये परिवर्तन मूलतः से चौरी चौरा के बाद आया। एक ऐसा दौर जहां कांग्रेस के अंदर असमंजस चल रही थी कि चुनावी प्रक्रिया में पार्टिसिपेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपको पता होगा कि 1922 के अंदर जब गांधी जी जेल में गए होते आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट, सिडिशन का केस लगा था, तो कांग्रेस के अंदर 2 समूह बट गए थे। और एक समूह में था प्रो चेंजर्स, जिनको स्वराजिस्ट पार्टी के रूप में पहचाना गया। मोतीलाल नेहरू, अजमल खान जैसे लोग आपको मिलेंगे, CR दास, जिनका ये मानना था कि कांग्रेस को आगे जो दुर्गामी परिणाम के रूप में काउंसिल्स के इलेक्शंस होने थे, प्रोविंशियल काउंसिल्स के और लोकल सेंट्रल काउंसिल्स के, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए मेन। तो दूसरा, पटेल, राजेंद्र प्रसाद और बाकी लीडर्स भी थे, राजगोपालचारी, जिनका ये मानना था कि कांग्रेस शुड नॉट पार्टिसिपेट इन दी काउंसिल इलेक्शंस। और इसके कारण पटेल मेनली नो चेंजर्स ग्रुप में आए। इस दौर में एक तो कंस्ट्रक्टिव वर्क, मैं कहूँगा कि पब्लिक के अंदर काम करना, वेलफेयर के लिए काम करना, फ्लड रिलीफ, फमाइन, ड्रॉट की परिस्थिति जहाँ जहाँ हो रही थी वहाँ पे कार्य किए गए। एकदम डिप्रेस क्लासेस के अपलिफ्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कार्य किए उनके द्वारा। और साथों साथ पटेल इस दौर में एक्टिव हुए 1922 के बाद 2 सत्याग्रहों में। एक पहला सत्याग्रह आप देखोगे तो हमें मिलता है नागपुर के अंदर, और दूसरा उसके बाद बोरसद में। नागपुर और बोरसद सत्याग्रह के द्वारा पटेल की छाप एक अखिल भारतीय, ऑल इंडिया लीडरशिप के रूप में उभर के आ चुकी थी। नागपुर में हुआ ऐसा कि झंडे को लेके एक संघर्ष हो गया। झंडा मतलब जो कांग्रेस का फ्लैग था, भारत का आज़ादी का, जो आज का जो फ्लैग है वो तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बाद में उसको नेशनल फ्लैग के रूप में अडॉप्ट किया, बट पहले जो कांग्रेस का फ्लैग था यही सेफ्रॉन पर बीच में चरखा, आपको पता होगा। तो वैसा फ्लैग को लेकर एक संघर्ष हुआ। संघर्ष ये हुआ था कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स नेवर अलाउड अस टू होइस्ट आवर ओन फ्लैग, दैट इज द कांग्रेस फ्लैग, और उस टाइम का नेशनल फ्लैग था। और इस दौर में जो नागपुर की नगर पालिका थी उसके अंदर कांग्रेस की सत्ता भी थी, तो इट वॉज बट ऑब्वियस कि वाई शुड नॉट बी अलाउड। और ये शुरुआत जबलपुर से हुई थी, जबलपुर में भी यही मैटर हुआ। तो झंडे को लेकर सत्याग्रह पटेल के द्वारा किया गया, और ये सत्याग्रह बड़ा प्रोमिनेंट रहा क्योंकि जितने भी सिविल लाइंस के एरिया थे, जहां उस दौर में नागपुर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर, SP, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स का और जजेस का जो बंगलो हुआ करता था, उसके सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता झंडा फहराते हुए जाते थे और एक तरह से ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज करते थे। ये रेबेलियस लीडरशिप पटेल के अंदर बहुत पहले से थी। हमने डिस्कस भी किया कि अपने स्कूल के ज़माने से ही पटेल इस तरह की चैलेंजेस सरकार के सामने पेश करते रहे। खैर, नागपुर में तो इतनी खराब हालत हो गई थी कि लेटर ऑन विठल भाई पटेल को इंटरवीन करना पड़ा, और तब जाके सरकार के साथ सेटलमेंट हुआ कि नहीं,
the flag will be allowed to be hoisted and unfurled by the Indian leadership. It was a victory for Patel. नागपुर के बाद दूसरा एक मैटर निकल गया बोरसद में, वही बोरसद जहां पटेल ने तालुका कोर्ट के अंदर अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी। मैंने आपको बताया जब शुरुआत गोधरा के साथ जो लोकल कोर्ट था वो बोरसद ही था। बोरसद में एक टैक्स लागू किया गया जिसका नाम था हिडैया वेरो या मैं कहूँगा पोल टैक्स। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था कि बोरसद में काइंड ऑफ आप देखोगे तो डेकोइट्स जो डाकू लोग थे उनका बड़ा त्रास हुआ करता था। उसमें दो गैंग हुआ करती थी। एक गैंग ऐसी हुआ करती थी देवा गैंग के और दूसरे अली गैंग थी। देवा गैंग जो हुआ करती थी उसके लीडर्स ने बहुत सारी जगह के ऊपर क्राइम्स कमिट किए थे और एट्रोसिटीज की थी, और उसको लेके उसको पकड़ने को लेके पुलिस ने पब्लिक के ऊपर टैक्सेस इंपोज किए और कहा कि भाई देखो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आपके कारण हुआ है क्योंकि पब्लिक यहाँ डेकोइट्स के साथ है। खैर पब्लिक का तो शोषण ही हो रहा था दोनों तरफ से, क्योंकि एक साइड के ऊपर डाकू दूसरे साइड के ऊपर पुलिस, और उस टाइम पे 2.5 लाख रुपए का टैक्स लागू किया गया था टोटल, मतलब प्रति व्यक्ति 20 रुपए के आसपास निकल के आ रहा था। इसको पोल टैक्स कहा गया। पटेल ने कहा कि भाई देखो लॉ एंड ऑर्डर इज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट एंड इट शुड बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन। वो प्रोटेक्शन के नाम के ऊपर तुम एक एक्स्ट्रा टैक्स ले रहे हो और तुम ये कह रहे हो कि द पब्लिक आर इन हैंड विद द डेकोइट्स, वेयरएज पब्लिक आर गेटिंग, द कॉमन मैन इज गेटिंग आई वुड से एक्सप्लॉइटेड एट बोथ द पीपल्स। और है ना, सरकार की तरफ से और डाकू लोग भी लूटफाट करके चले जाते थे। तो पटेल ने बोरसद के अंदर सत्याग्रह किया, बड़ा ही प्रोमिनेंट सत्याग्रह 1922-23 के दौर में। ये सत्याग्रह के द्वारा पटेल ने नॉन कॉपरेशन रेजिस्टेंस भी दिखाया और लोगों को कन्विंस करवा दिया कि भाई देखो यही एक मेथड है जिसके थ्रू हमें लीडरशिप और आगे की नेशनल मूवमेंट को चलाना है। मैं ये इंपॉर्टेंट बोरसद और नागपुर का इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि आप देखिए कि इस दौर में गांधी जी नहीं थे। गांधी 1922 से 24 के बीच में तत्कालीन दौर में आप देखिए तो जेल में थे और बहुत बड़ा एक वैक्यूम था नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। नो डाउट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज चल रही थी पर उसकी भी इम्प्लीकेशंस उतनी बड़ी मात्रा में नहीं आ रही थी। स्वराज पार्टी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो एल्डर ब्रदर थे विठल भाई पटेल, वो स्वराजिस्ट के साथ बैठ के काउंसिल में थे। मतलब आप देखिए भाइयों के बीच में भी कितनी असमंजस थी। विठल भाई पटेल तब तक आते आते 1922-24 के ट्रांजिशन में स्वराज पार्टी की तरफ से नॉमिनेट होते हुए सेंट्रल असेंबली के स्पीकर बन गए थे। और पटेल साहब नो चेंजर्स यानी कि एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट ना करना और सरकार के विरुद्ध में आंदोलन करने में मानते थे और कंस्ट्रक्टिव वर्क में कांग्रेस का ग्रासरूट ऑर्गेनाइजेशन बिल्टअप करने का काम ग्राउंड लेवल के ऊपर कर रहे थे। तो देखिए दोनों भाई के बीच में पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी थे और थ्रू आउट इनके बीच में एक प्रकार का समन्वय भी आपको देखने को मिलता रहता है। खैर 1922 के बाद ये 2 सत्याग्रह हुए और 2 सत्याग्रह के बाद पटेल 1925 के आसपास जैसे ही गांधी जी जेल से बाहर आए 24-25 के ट्रांजिशन में उनके साथ कंस्ट्रक्टिव वर्क में जुड़ गए। दोस्तों 1927-28 का दौर पटेल के जीवन के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग रहा इसके लिए क्योंकि वल्लभ भाई पटेल अब सरदार वल्लभ भाई पटेल बन जाते हैं एक सत्याग्रह के बाद जिसका नाम था बारडोली सत्याग्रह। बारडोली वो जगह है, ऐतिहासिक जगह है जहां 1922 के फरवरी में चौरी चौरा जब हुआ सिविल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, उसके जस्ट पहले गांधी जी के द्वारा डिसाइड किया गया था कि वहाँ से ही CDM यानी कि सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत करेंगे। पर 4 फरवरी 1922 के दिन जिस तरह से घटना बनी चौरी चौरा की, उसके बाद बारडोली से ही गांधी जी ने CDM को ड्रॉप कर दिया और बारडोली को अब 6 साल राह देखनी पड़ी 1927-28 तक आते आते, जहां बारडोली से ही वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल परिवर्तित हुए। अब ये कैसे हो उसकी इंटरेस्टिंग कहानी है। 1927-28 का ये दौर है। साइमन कमीशन की एंट्री हो चुकी है। 1927 के दिसंबर में ही साइमन की घोषणा कर दी गई थी। आपको पता होगा ऑल वाइट कमीशन था जिसको लेके एक साइमन गो बैक का नारा दिया गया और पूरे भारत भर में आंदोलन हुआ। इसके कंटेम्प्रेरी पीरियड के अंदर जब NT7 प्रोटेस्ट चल रहे थे तब वल्लभ भाई पटेल NT7 प्रोटेस्ट में ना इन्वॉल्व होते हुए एक लोकल स्ट्रगल में आ गए बारडोली से। तो बारडोली मूलतः से तहसील या एक ब्लॉक कह सकते हैं हम लोग और सूरत डिस्ट्रिक्ट के पार्ट के अंदर था। और कहानी ये है कि वहाँ रेवेन्यू इंक्रीज करवा दी गई थी बाय द स्टेट। अब ये तो पहले से ही चालाकी थी ब्रिटिश सरकार की, हुकूमत की, जो चलती रहती। जैसे खेड़ा में भी इन्होंने ऐसे ही किया था कि रेवेन्यू में रिलीफ नहीं दिया इन स्पाइट ऑफ अ कैलेमिटी। बारडोली में उल्टा किया गया, असेसमेंट करे बिना करीबन 20 टाइम्स रेवेन्यू बढ़ा दी गई। तो एक जयकर करके एक ऑफिशियल हुआ करता था, तहसीलदार था वहाँ पे, और उसने अपने ऊपर के हुक्मरान को खुश करने के लिए रेवेन्यू बढ़ा दी थी और कहा कि भाई मैं आपसे इससे टैक्सेस लूँगा। इन दृष्टिकोण से पटेल ऑलरेडी साउथ गुजरात में इन्वॉल्व थे। आश्रम से बनाए थे गांधी जी के द्वारा, जो कलेक्टिव रिलीफ वर्क था वो सब काम कर रहे थे। और इसी दौरान पटेल को गांधी जी के द्वारा कहा गया कि आप जाइए और बारडोली में एजिटेशन को लीड करिए और किसानों को राहत दिलाइए। पटेल गए वहाँ पे
और वहाँ पे जाके उन्होंने मुद्दा समझा, समझ में आया कि ये तो गलत तरह से रेवेन्यू इंक्रीज की गई है। थ्रू आउट पूरी एक पैटर्न एस्टेब्लिश हो चुकी थी पटेल के जीवन के अंदर और गांधीवादी चरवर के अंदर भी। तो डिसाइड ये किया गया विल बी विथहेल्ड इन द रेवेन्यू, हम 1 रुपया भी सरकार को नहीं देंगे। पटेल ने पूरा का पूरा बारडोली डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग कैंप्स में बांट दिया, अपने आप को सेनापति कहा, उनके नीचे छोटे अध्यक्षों को अपॉइंट किया और सेक्टर वाइज प्लानिंग की और कहा गया कि विल नॉट बी पेइंग अ सिंगल रुपीज ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। अगर हम 1 रुपया भी देंगे तो हमारे ऊपर फिर तलवार गिरेगी और सबको देना पड़ेगा, और एक बंदा भी देगा तो भी प्रॉब्लम होगा। लोगों को कन्विंस भी करवाना था। कैसे कराएंगे, इसमें पटेल ने ये भी कहा कि मैं गांव गांव जाके घूमूंगा, लोगों को कन्विंस कराऊंगा और मेरी मीटिंग के अंदर खास करके वुमेन पार्टिसिपेशन बेसिकली ज़्यादा होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा कि जितने भी घर के अंदर या समाज के अंदर सोसाइटी में जितनी भी औरतें हैं, स्त्रियां हैं, उनको बाहर आना चाहिए। इनफैक्ट वो पटेल ही थे जो वुमेन पार्टिसिपेशन को सबसे ज़्यादा बढ़ा के लेके आए। आप देखिए 1920 के दौर में गांधी जी के लिए कहा जाता है कि वो पहले एग्री नहीं कर रहे थे कि वुमेन शुड कम आउट इन लार्जर नंबर्स एंड पार्टिसिपेट। वो सरोजिनी नायडू थी जो गांधी जी को कन्विंस करती। उसके पहले पटेल ने बारडोली के अंदर ये कर दिया था। तो उनकी सभाओं की एक खासियत थी कि स्त्रियों का पार्टिसिपेशन बहुत हुआ और 50% से ज़्यादा वुमेन पार्टिसिपेशन हमें बारडोली के अंदर देखने को मिला। इनफैक्ट बारडोली में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको मिलती है। पटेल गांव-गांव जाके लोगों को एड्रेस कर रहे थे। अब सवाल ये था कि सरकार के ऑफिशियल्स आते थे पुलिस लेके, अपनी मशीनरी लेके रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए, और पटेल ने गांव वालों को समझा दिया था कि देखो कानून ये कहता है कि अगर आप घर पे नहीं होंगे या आपका घर का दरवाज़ा लॉक होगा तो दे विल नॉट बी एबल टू एंटर योर प्रीमाइसेस एंड कलेक्ट द रेवेन्यू। और जैसे ही पुलिस की पार्टी आती थी तो गांव के आगे जो झाड़ होता है ना नॉर्मली चबूतरा या वैसा, वहाँ पे ये लोग क्या करते थे कि अपने इन्फॉर्मर्स को बिठा देते थे और उनको कह दिया जाता था कि अगर दूर से ही पुलिस पार्टी आ रही है, रेवेन्यू की पार्टी कलेक्शन करने के लिए आ रही है, तो उनको पहले से ही गाँव वालों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा दूर से ही आवाज़ देके कि भैया पैसा मांगने आ गए ये लोग, और लोग घर में जाके छुप जाते थे। इनफैक्ट नियम ये भी कह रहा था कि शाम को संध्या काल के बाद आप किसी के गांव में नहीं जा सकते एज पर द रेवेन्यू कलेक्शन रूल्स, जो नोटिफिकेशन उस दौर के अंदर इश्यू किया गया था। इसी का ही परिणाम था कि 1928 में बारडोली के अंदर जैसे जैसे ये पुलिस और रेवेन्यू पार्टीज जब कलेक्ट करने जाती थी पैसा, तो गांव में कोई मिलता ही नहीं था। शाम के बाद एक्चुअली गांव का जीवन चालू होता था। तो इस तरह से बारडोली के अंदर लैंड लीग का फॉर्मेशन बहुत बड़ा एक एजुटेशन, और जिस तरह से कार्य पटेल के द्वारा किया गया, आखिर में बॉम्बे की सरकार ने फिर से रीअसेसमेंट किया, क्योंकि बॉम्बे प्रोविंस का पार्ट था उस टाइम पे बारडोली, और डिसाइड ये किया गया कि द मनी कलेक्शन जो है वो रेवेन्यू इंक्रीज होनी चाहिए पर रैशनल बेसिस के ऊपर से, और हार्डली 6% के आसपास इंक्रीज स्वीकारा गया। तो पटेल ने भी कहा कि चलो ये मान्य देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। इनफैक्ट बारडोली ही वो जगह थी जहाँ वुमेन एजुटेशन का रोल प्ले बहुत बढ़ता है, सोशल बेस बढ़ा, किसानों के साथ उनकी एक नेता के रूप में पकड़ उभर के आई, और गांधी जी ने कहा कि ये बारडोली ही था जिसने 90,000 से ज़्यादा किसानों को अहिंसक तौर के ऊपर मोटिवेट किया कि उनको कैसे सत्याग्रह करना चाहिए। गांधी जी कहते हैं पटेल के लिए कि ये बारडोली है जहां वल्लभ भाई को वल्लभ मिल गए। वल्लभ का मतलब है कृष्ण भगवान मिल गए। वल्लभ भाई हैज फाउंड द सोलेस। ये बारडोली ही था जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स ने लिखने की शुरुआत की। टाइम्स ऑफ इंडिया और गार्डियन जैसे न्यूज़पेपर लिखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इमर्ज एज द लेनिन ऑफ बारडोली। खैर लेनिन ने 1917 में बोल्शेविक क्रांति की थी और बहुत ही हिंसक क्रांति की थी। वल्लभ भाई ने कोई भी क्रांति लेनिन के रूप में वैसे तो नहीं की। इनफैक्ट वल्लभ भाई को जब बोला गया कि आपको तो लेनिन की उपाधि दी गई है, तो वल्लभ भाई कहते हैं कि आई ओनली नो वन थिंग अबाउट लेनिन, और वो मेरे प्रिय दोस्त नेहरू बताते रहते हैं कि उन्होंने वहाँ सोवियत संघ की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान दिया, पर बाकी उससे ज़्यादा मुझे जो क्रांति वाला आयाम है नहीं पता है। वल्लभ भाई का क्रांति था पर यह अहिंसक क्रांति था, इसमें भागीदारी सबसे ज़्यादा थी और सरकार को चैलेंज किया गया था इन अ वेरी पीसफुल वे एंड अ लेजिटिमेट वे। इनफैक्ट ये वल्लभ भाई थे जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये पता चलता है कि उन्होंने जो लीडरशिप दी, इसके कारण वहाँ की जो वुमेन है, वहाँ की जो स्त्रियाँ जिनको उन्होंने मोटिवेट किया, एम्पावर किया, बाहर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लेके आए, और उसके कारण वहाँ से उनको टाइटल मिलता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो अब तक हम लोग जो बात कर रहे थे विजय पटेल के नाम की, वो विजय पटेल 1928 के बारडोली मूवमेंट के बाद बन गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी चर्चा साइमन कमीशन के रिपोर्ट में भी हुई, इनकी चर्चा ब्रिटिश हुकूमत में भी हुई, इनकी चर्चा भारत के कोने कोने में होने लग गई, और अब विजय पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में उभर के आ चुके हैं। अगले 2 साल के अंदर दांडी मार्च हो या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो, कराची की कांग्रेस हो, या 1940s के अंदर सरकार के साथ ट्रांसफर ऑफ पावर को लेके जो संघर्ष हुआ, सब जगह के ऊपर हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की छाप देखने को मिलेगी।
दोस्तों 1928 की जब बारडोली का स्ट्रगल खत्म हुआ और विजय पटेल, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल बन गए, उसके बाद का दौर बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की जब बात करेंगे, नेशनल मूवमेंट की जब बात करेंगे, तो वल्लभ भाई के कंट्रीब्यूशन का अब जब स्कोप है बढ़ने की शुरुआत होती है। ये वो दौर है जब 1928 में एंटी साइमन मूवमेंट शुरू हो चुका था, नेहरू कमेटी की स्थापना हो चुकी है, गांधी जी दांडी यात्रा की शुरुआत करने के लिए प्लान कर रहे थे, क्योंकि 1929 में ही लाहौर के अंदर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पास कर दिया गया था। खैर, उसको खारिज कर दिया जाता है सरकार के द्वारा, इसके लिए पूर्ण स्वराज यात्रा की शुरुआत हुई। जब ये यात्रा का दौर बनना शुरू हुआ 1930 में दांडी यात्रा, तो गांधी जी 12 मार्च के दिन निकलने वाले थे। 12 मार्च 1930 के दिन महाभिनिष्कर्म करना था, पर उसके कुछ सप्ताह पहले तक वल्लभ भाई पटेल को भेज दिया जाता है, डिब्यूट किया जाता है टू फाइंड आउट द सॉल्ट रूट फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे कि हम सबको पता है कि दांडी की ये जो यात्रा थी, उसमें सॉल्ट कैंपेन था, सॉल्ट सत्याग्रह था, नमक का कानून तोड़ना था, और मेनली गांधी जी ने डिसाइड भी किया था कि मैं गुजरात के सूरत के पास के समुद्र किनारे के पास जाके ये कार्य करूंगा। अब सवाल ये होता है कि कौन सा रूट पसंद किया जाएगा, कौन क्या करेगा। इन सब के लिए पटेल और सरदार वल्लभ भाई पटेल का आपको योगदान मिलेगा। पटेल साहब गांधी जी के कुछ दिन पहले ही निकल चुके थे। गांधी जी जब आश्रम से विदाई लेते उसके पहले ही वल्लभ भाई पटेल ने पूरा रूट फ्लैग आउट किया था और सूरत तक का रास्ता उन्होंने फ्लैग आउट कर दिया था कि कौन से रूट से गांधी जाएंगे। इसके लिए इनफैक्ट एक ऑथर ने लिखा है कि ही वॉज एक्टिंग एज जॉन द बैप्टिस्ट, जैसे जीसस क्राइस्ट हो गए। जीसस क्राइस्ट से कुछ साल पहले ऐसा कहते हैं कि जॉन द बैप्टिस्ट हुए थे, जिन्होंने जीसस क्राइस्ट का जो रास्ता था वो तैयार किया था क्रिश्चियनिटी के लिए। वैसे ही पटेल भी इस तरह से एक डेप्यूटी के रूप में गांधी जी के साथ चल रहे थे, पर उनके पहले चले गए। आयरनी इस बात की है कि गांधी जी ने जिस दिन नमक सत्याग्रह की शुरुआत की, उसके एक हफ्ते पहले पटेल को अरेस्ट भी कर दिया गया। मतलब 7 मार्च 1930 के दिन सूरत के पास रास नामक एक गांव है, वहाँ जब वो स्पीच देने खड़े हुए थे, और तब तक बारडोली के हीरो के रूप में पटेल एस्टेब्लिश हो चुके हैं, सरदार का टाइटल उपाधि मिल चुका है उनको, तो वहाँ जैसे ही पहुँचे तो लोकल मजिस्ट्रेट को ऑर्डर लेके हुए एक पुलिस की पार्टी आई और पटेल को पूछा जाता है कि व्हाट आर यू हियर फॉर। तो पटेल ने कहा कि आई एम हियर टू ब्रेक द लॉ एंड मोटिवेट माई पीपल एंड गैदर माई पीपल अराउंड। तो उसके बाद सरकार ने कहा कि भाई हम तो आपको अरेस्ट करने आए हैं। पटेल ने कहा कि नो वरीज, नो प्रॉब्लम, और विदाउट स्पीकिंग एनी वर्ड पटेल सेट अप दिस होल नॉन वायलेंट मार्च इन अ वेरी सिग्निफिकेंट वे। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, पटेल चाहते तो अपने फॉलोअर्स के साथ हंगामा कर सकते थे। 90,000 के लोग तो उन्होंने खाली बारडोली में इकट्ठे कर दिए थे फॉलोअर्स के रूप में। 1930 का ये दौर तो बहुत स्फोटक था। हो सकता था कि पटेल अपने कार्यकर्ताओं को कह देते कि नहीं, मुझे अरेस्ट नहीं होना है, एंड स्टॉप दिस पुलिस फ्रॉम अरेस्टिंग मी, तो क्या होता। पर पटेल मूलतः से तो गांधीवादी सिद्धांतों के ऊपर चलने वाले व्यक्ति थे, और इसी का ही परिणाम रहा कि एक भी शब्द बोले बिना, क्योंकि पुलिस का ऑर्डर था, पटेल ने अपने आप को अरेस्ट किया। एक साइड के ऊपर वल्लभ भाई पटेल अरेस्ट हुए, दूसरी साइड के ऊपर वही रूट को निर्धारित करते हुए गांधी जी 12 मार्च 1930 के दिन नमक सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। देखिए 1930 से जब से नमक सत्याग्रह शुरू हुआ, उसके इमीडिएटली बाद जब 12 मार्च को जब गांधी जी निकले और 7 अप्रैल 1930 के दिन जब गांधी जी नमक सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे, दांडी के पास ही एक नमक का जो सॉल्ट का एक, मैं कहूँगा कि एक छोटा सा टुकड़ा था, वो उठाया और उन्होंने नमक का कानून तोड़ा। उसके पहले ही पटेल ने ये चीज़ कर दिया था। कहने की बात मेरी ये है कि भारत की आज़ादी के आंदोलन के अंदर पीछे गांधी जी के जब आंदोलन हो रहे थे, उसमें पटेल की भी एक अपनी तरफ से अलग योगदान आपको मिलेगा। खैर 1930 में जब दांडी की यात्रा के बाद पूरे भारत के अंदर सिविल डिसोबीडियंस हुआ, तब गांधी जी भी अप्रैल महीने के अंदर अरेस्ट हो गए, बाकी कांग्रेस की लीडरशिप अरेस्ट हो गई, पर सेकेंड टायर ऑफ लीडरशिप काम करती रही। सबने नॉन वायलेंट वे में, अहिंसक रूप में धरासना के अंदर जिस तरह से सत्याग्रह किया, जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ, एक पत्थर पुलिस के ऊपर या सरकार के ऊपर किसी ने द्वारा नहीं डाला, ये दर्शा रहा है कि इसकी नींव बड़ी मजबूती से रखी गई थी। और ये जो फौलादी नींव किसी ने रखी थी, वो कोई और नहीं पर हमारे सरदार थे। 1930-32 के दौर बड़े इंटरेस्टिंग रहे हैं। ये दौर इसके लिए क्योंकि पटेल तो एक्टिव नहीं थे, गांधी जी भी एक्टिव नहीं थे, पर पटेल इस दौर में संस्थाओं के साथ बहुत सारे जुड़ चुके थे। जैसे गांधी जी के द्वारा बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस का निर्माण किया गया था। गुजरात विद्यापीठ आप देख लीजिए, विद्यापीठ की नींव गांधी जी के द्वारा रखी गई थी, पर पटेल वॉज द वाइस चांसलर। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वल्लभ भाई पटेल ही गुजरात विद्यापीठ के चांसलर भी बने। गांधी जी के द्वारा जैसे यहाँ अहमदाबाद के अंदर लेबर मूवमेंट के लिए, टेक्सटाइल एसोसिएशन के लिए निर्माण की गई थी अहमदाबाद महाजन मजदूर महाजन संघ, उसके साथ भी को फाउंडर के रूप में पटेल का कार्यरत रहा। वैसे ही हमें देखने को मिलता है कि पटेल 1930 के दौर में ये देख रहे हैं कि गुजरात के जो नगर शेठ, मैंने आपको कहा था पहले भी कि
पटेल और गांधी दोनों, खास करके हम पटेल की बात कर रहे हैं, तो पटेल की एक चीज़ आपको बहुत देखने को मिलती है, ही वाज अ फ्रेंड ऑफ लेबर एंड फ्रेंड ऑफ द कैपिटलिस्ट एज वेल। और परिणाम इसका ये रहा कि जो अहमदाबाद के जो नगर शेठ उद्योगपति हुआ करते थे, उनको कन्विंस किया गया, खास करके साराभाई फैमिली को, और उन्हीं के ही डोनेशन से अहमदाबाद में हॉस्पिटल्स का निर्माण किया गया। वीएस हॉस्पिटल करके बहुत ही प्रमुख हॉस्पिटल है अहमदाबाद की, वाडीलाल साराभाई, अब तो कॉर्पोरेशन ने टेक ओवर किया है। तो इस तरह से लेगेसी के रूप में नेशनल मूवमेंट में 1930s का दौर बहुत इंटरेस्टिंग रहा। ये वो दौर है जहां पटेल एक्टिव पॉलिटिक्स में भी थे, कुछ कुछ समय तक जेल में भी जाएंगे। इनफैक्ट 1930 से लेके 1945 तक, फ्रॉम 1930 टू 1945, पटेल नहीं करके 6 से 7 दफ़ा जेल में गए, और 15 साल के अंदर ऑलमोस्ट 6 से 7 साल उनका जेल के अंदर रहा है। दोस्तों 1930 का दौर बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। पटेल खैर नमक सत्याग्रह यानी कि दांडी मार्च में आगे से ही मैंने कहा कि बैकग्राउंड में उनका रोल निभाया उन्होंने। 1931 तक आते आते आज़ादी का आंदोलन में एक नया दौर निकल के आया। वो दौर था गांधी इरविन पैक्ट। अगर आपको जानकारी होगी, गांधी जी और वाइसरॉय इरविन के बीच में दिल्ली में पैक्ट हुई थी। खैर पटेल इस दौर में जेल से जब रिहा किए गए तो उन्होंने गांधी जी का विरोध भी किया कि ये पैक्ट कराना अभी उचित नहीं था। उसके बावजूद भी ये पैक्ट हुआ, और जनवरी 1931 में पैक्ट होने के बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब इसका फाइनल सॉल्यूशन आने की शुरुआत हुई, इसके कुछ ही दिनों के बाद 23 मार्च 1931 के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी मिली। ये कहानी मैं इसके लिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि जस्ट इसके कुछ दिनों के बाद, यानी कि 6 दिन के बाद ही कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1931 में कराची में। कांग्रेस बड़ी सेंसिटिव फेज से निकल रही थी। आज़ादी के दौर के अंदर एक निर्णायक भूमिका भगत सिंह और क्रांतिकारियों के द्वारा जो निभाई जा रही थी, उसको सरकार ने कुचलने की कोशिश की। पूरे देश भर के अंदर गुस्सा था, कांग्रेस की लीडरशिप के भी गुस्सा था, और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा आगे। पर खैर इतिहास को कुछ और चीज़ें पसंद थी। 1931 में कराची में जब अधिवेशन हुआ तो पटेल और गांधी जी रेलवे स्टेशन के बाहर, कराची स्टेशन के बाहर पहुंचे, तो HSRA और भारत के जो सामान्य जो नगरजन थे, उन्होंने गांधी जी और पटेल जी दोनों का काले झंडों के साथ विरोध किया। विरोध करने का इंटेंशन यही था कि आप हमारे क्रांतिकारियों को नहीं बचा पाए। पटेल को कहा जाता है कि आप प्रिसाइड करिए 1931 में कराची के अधिवेशन को, और पहली बार वल्लभ भाई पटेल, जो कई सालों से भारतीय आज़ादी के आंदोलन के अंदर एक उभरते चेहरे के रूप में थे, उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बना गया। याद रखें दोस्तों, ये पहली और आखिरी बार है जहां पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इनफैक्ट 1931 से पहले 1921 की हमने बात भी की थोड़ी देर पहले कि 1921 में उनको कांग्रेस में रिसेप्शन कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया था, जब यहीं अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ। 1931 कराची वॉज वेरी डिफरेंट, क्योंकि एक तो नेशनलिज्म का मूड अलग था। क्रांतिकारियों को जिस तरह से उनको मृत्युदंड दिया गया और बहुत ही खराब तरह से उनको क्रीमेट भी नहीं किया गया, उसके लेके गुस्सा था। और आज़ादी के आंदोलन में एक वैक्यूम पीरियड निकल के आया था, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट भी हो गई थी। खैर पटेल ने अपने हिसाब से चीज़ों को संभाला, और कराची को ऐसा कहते हैं कि एक नई ऊर्जा के लिए जाना गया और कांग्रेस को एक नई दिशा के लिए पहचाना गया। ये कराची कांग्रेस ही था जहां पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस मिली, और पहली बार 19 फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को रीट्रेट किया गया। इनफैक्ट ये कराची कांग्रेस ही था जहां स्वराज की परिभाषा क्या होगी, द डेफिनेशन ऑफ स्वराज वाज डिस्कस्ड अपॉन। आप देखिए कि कांग्रेस 1900 से आसपास से बात कर रही है, स्वराज चाहिए, स्वराज चाहिए। तिलक महाराज ने कहा स्वराज चाहिए 1905 में, गांधी जी 1920 में कह रहे थे कि स्वराज, पर स्वराज क्या होगा, इसकी व्याख्या मूलतः से सरदार पटेल की अध्यक्षता में आई कि इसे कहते हैं स्वराज। फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम टू फॉर्म यूनियंस। आप देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब कुछ कहाँ से था? इसी को तो स्वराज कहते हैं ना, फ्रीडम कहते हैं। इनफैक्ट ये स्वराज के अंदर इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई। कहा गया कि हम भारत के मजदूर वर्ग को भी आगे लेके आएंगे, पीजेंट्री के साथ जो अन्याय हो रहा है, भेदभाव है, उसको लेके टैक्सेस को रिबेट करने की काम करेंगे, रिमिशन ऑफ टैक्सेस करेंगे। साथों के साथ भारत की इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोग्राम की भी नींव रखी गई। सोचा गया कि नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम का फाउंडेशन करेंगे, और एक ऐसा प्रोग्राम जहां हेवी इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करेंगे। पटेल, मैंने कहा कि खुद तो किसान घराने से बिलोंग करते थे, पर उनको पता था, महत्व था, इनको ये चीज़ बहुत पहले से पता थी कि भारत की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बहुत आवश्यकता है। इनफैक्ट पटेल वॉज वेरी मच अगेंस्ट कंप्लीट सेपरेशन फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। वो सोच रहे थे इस तरह से कि देखो, इंडिया अभी एक उभरता हुआ देश है, और उनको कंप्लीटली ब्रिटिश से अगर सेग्रीगेट कर दिया गया या कंप्लीट फ्रीडम के रूप में हम लोग चले भी गए, तो शायद हो सकता है कि विल नॉट गेट द टेक्नोलॉजी, विल नॉट गेट द एड एंड द सपोर्ट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री टू ग्रो अप। इसके लिए पटेल ने बीच का रास्ता भी अपनाने की कोशिश की।
खैर यही दौर है जहां पटेल साहब ने मजदूरों के राइट्स के लिए काम किया और 1931 के बाद ऑलमोस्ट कांग्रेस पार्टी के अंदर उनका दबदबा बन गया। एक उभरते हुए पावर के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में तो एक ही साल रहे, पर डिफेक्टो बॉस के रूप में ऐसा कहते हैं कि कांग्रेस चलते रहे। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी में एक पोजीशन होती है जनरल सेक्रेटरी की, वैसी कुछ पोजीशन पटेल की बन गई थी। कांग्रेस का पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन किया गया और पटेल साहब उसके सेक्रेटरी के रूप में या चेयरपर्सन के रूप में काम करते रहे और कांग्रेस के जितने भी प्रेसिडेंट्स थे, ये सब प्रेसिडेंट्स पटेल के साथ राब्ता करे बिना कोई भी निर्णय नहीं देंगे। आप देखिए 1932-33 के बाद का जो दौर आया उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास होता है और भारत की आज़ादी के आंदोलन के अंदर एक नया एक मैं कहूँगा कि चैप्टर का एडिशन होगा। इस दौर में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही थी। पटेल ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे गांधी जी के साथ मिलके नवजीवन नामक, आपको पता होगा कि एक न्यूज़पेपर गांधी पब्लिश किया करते थे, तो पटेल वाज आल्सो वन ऑफ द को एडिटर्स ऑफ इट। और 1930s के दौर में एक्टिवली नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का विरोध किया। कांग्रेस के ओल्ड गार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी कार्य करने की कोशिश की कि 1935 के झांसे में हमें नहीं आना है, क्योंकि भारत सरकार जिस तरह की प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात कर रही थी वो कंप्लीटली भारतीयों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। 1937 तक आते आते आज़ादी के दौर में एक नया चैप्टर का एडिशन होगा। दोस्तों 1935 के दौर के बाद पटेल की भूमिका एक नए सिरे से हमें देखने को मिली। ये नया सिरा इस तरह से हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के ट्रांजिशन में जब कांग्रेस ने कंटेस्ट करने का प्लान किया तो पटेल पहले इसके अगेंस्ट में थे। तो पटेल का ये बहुत क्लियर कट मानना भी था कि सत्ता में आने से हमें कुछ मिलेगा नहीं। खैर उसके बाद थोड़े बहुत कन्विंस भी हुए, बट ओवरऑल वो कांग्रेस के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जिस तरह से उन्होंने कार्य किया, तो कांग्रेस की जो 7 राज्यों में सरकारें बनी उसके साथ भी उन्होंने ही पूरा का पूरा तालमेल बिठाने की कोशिश की। ये वही दौर है जहां हमें ये देखने को मिलता है कि पटेल भारत के जो प्रिंसली स्टेट रजवाड़े थे उनके अंदर भी राष्ट्रवाद का एक मैं कहूँगा कि आंधी फैलाने की कोशिश कर रहे थे। मुद्दे बहुत सारे राज्यों में चल रहे थे, जैसे 1938 के आसपास 1938 में गुजरात में एक मानसा करके एक स्टेट हुआ करता था। वहाँ की जो रॉयल फैमिली थी, रजवाड़े जागीरदार थे, उन्होंने लोगों के राइट्स लेने की कोशिश की। उसके सामने पटेल ने आंदोलन चलाया। 1938-39 में ही पटेल के द्वारा वील सी की राजकोट के अंदर सत्याग्रह हुआ और ये बड़ा ही प्रोमिनेंट सत्याग्रह था, जिसके द्वारा हमें देखने को मिलता है कि राजकोट के अंदर जो लोकल रिप्रेजेंटेशन है उसके ऊपर भी आवाज़ उठाई गई और इसके थ्रू एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करवाने की कोशिश की गई। और जो पीपल्स कांग्रेस था या स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस था, जो रजवाड़ों के अंदर राष्ट्रवादी आंदोलन को बढ़ावा दे रहा था, उसको एक दिशा निर्देश देने में भी पटेल के योगदान की हमें एक बहुत ही अच्छी भूमिका देखने को मिलेगी। 1938-39 तक आते आते आज़ादी के आंदोलन के अंदर एक नया दौर की शुरुआत हुई और ये जो दौर था वो 1939 से शुरू हुआ। 1 सितंबर 1939 जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 की आगाज़ होती है, हिटलर ने एक साइड के ऊपर पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया, दूसरी साइड के ऊपर ब्रिटेन का युद्ध के अंदर कूदना। ब्रिटेन का कूदना साथों के साथों ये भी निर्धारित होता है कि भारत को भी युद्ध की पार्टी बना दी। इंटरेस्टिंग कहानी थी, क्योंकि लड़ाई यूरोप में हो रही है, हिटलर के सामने ये संघर्ष हो रहा था। ब्रिटिश चर्चिल, उस टाइम पे तो चैम्बरलिन था प्राइम मिनिस्टर, लेटर ऑन चर्चिल बना और भारत को पार्टी बनाया गया। गांधी जी उस पीरियड में कह रहे थे कि वी शुड सपोर्ट द गवर्नमेंट और वी शुड नॉट एक्चुअली गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट। बट पटेल अब इस दौर में थोड़े बहुत गांधी जी के विचारों से अलग दिशा में जा रहे थे। उनका मानना ये था कि ब्रिटेन्स डिफिकल्टी इज इंडियाज अपॉर्चुनिटी, हमें कुछ नए तरह से ब्रिटेन को चैलेंज करना चाहिए। दोस्तों 1939 से जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आगाज़ हुई और भारत को एक तरह से यूनिलैटरल पार्टी बना दिया गया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, गांधी जी उस पीरियड में ऐसे तो कह रहे थे कि हमें सरकार का साथ नहीं देना चाहिए और कांग्रेस की सरकार ने रिज़ाइन भी किया। पटेल थोड़े उनसे विपरीत चले कुछ 1 साल तक, बट आप देखिए कि अल्टीमेटली गांधी जी और पटेल के बीच में थोड़ा बहुत असमंजस था एक तरह से, बट देन इट ओवरकेम। और 1940 में जैसे ऑगस्ट ऑफर आने की शुरुआत हुई, भारत के अंदर कम्युनलिज्म का भूत बहुत तेज़ी से बढ़ने की शुरुआत हो गई थी सांप्रदायिकता की। तो इसमें जब गांधी जी ने ऑगस्ट ऑफर के बाद तात्कालिक रूप में कोई बड़ा आंदोलन नहीं छेड़ा और इंडिविजुअल सत्याग्रह यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की, तब हमें देखने को मिलता है कि वो पटेल ही थे जिन्होंने अहमदाबाद में या गुजरात में ये व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। जैसे व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू तो हुआ था वर्धा में, जहाँ वील सी, विनोबा भावे, ब्रह्मदत्त और नेहरू साहब, जवाहरलाल नेहरू जी पार्टिसिपेट करते हैं, पर उनके कंटेम्प्रेरी पीरियड में गुजरात से ही पटेल साहब ने भी 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया।
अब देखिए 1940 में जैसे ही न्यू जल सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया, जिस तरह का माहौल बन गया, उसके बाद सरकार ने फिर उन्हें अरेस्ट कर दिया। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें देखने को मिलता है कि पटेल साहब का कंट्रीब्यूशन एक बहुत बड़े वैक्यूम में आएगा। वैक्यूम इसके लिए क्योंकि द गवर्नमेंट वाज नॉट रेडी टू लीव हिम फ्रॉम द प्रिजन, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि करीबन कुछ समय तक जेल में रहे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को वायलेशन के चक्कर में। 1942 के आसपास जैसे ही क्रिप्स का मिशन आया, उसके ट्रांजिशन में सरकार के साथ जब डिस्कशन हो रहा था, तब पटेल थोड़े समय तक जेल से बाहर आए थे। तब उन्होंने आवाज़ भी उठाई कि क्रिप्स मिशन इज ट्राइंग टू बॉल्कनाइज इंडिया, और उसमें पाकिस्तान की मांग को जिस तरह से स्वीकारा गया था उसका भी उन्होंने विरोध किया। 1942 के आसपास का ही दौर था और 8 अगस्त 1942 हिंद छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसे अगस्त क्रांति के रूप में कहा गया। क्रांति कांग्रेस की तरफ से थी, भारतीय राजनेताओं की तरफ से थी, आज़ादी के आंदोलन की तरफ से थी। कंटेम्प्रेरी टू दिस ब्रिटिश सरकार हरकत में आती है और तात्कालिक रूप में ज़्यादातर लीडर्स को अरेस्ट कर देगी। ये अरेस्टेड लीडर्स में पटेल साहब भी थे और 1942 से 1945 तक, मतलब करीबन 3 साल तक वो जेल में रहे। और इस 3 साल में क्विट इंडिया मूवमेंट भी हुआ। इसी 3 साल के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी की फॉर्मेशन भी हुई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरे कंक्लूजन की तरफ आ गया। 1945 से लेकर 1947 का ये जो दौर है, ये ट्रांसफर ऑफ पावर के साथ जोड़ा गया है। और मेरा और इतिहास के अंदर बहुत सारे तज्ञों का ये मानना है कि इतिहास का ये दौर पूरा मैं कहूँगा कि अधूरा रहेगा। और उसके अंदर अगर आप देखोगे तो भारत का आज का जो नक्शा हमें जो पूर्ण रूप से मिला है, इसमें ट्रांसफर ऑफ पावर की प्रोसेस के दौरान जो डिस्कशंस हुई, जितने भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिबेट्स हुई, उसमें पटेल का योगदान हमें बहुत भारी दिखेगा। दोस्तों 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड होना और भारत की आज़ादी के आंदोलन का सबसे लास्ट फेज की शुरुआत, ये एक ऐसा दौर था जहां वल्लभ भाई पटेल की योगदान हमें बहुत बड़ी मात्रा में सराहनीय रूप से देखने को मिलती है। कारण ये था कि 1945 के दौरान में पॉलिटिकली एक डेडलॉक क्रिएट हो गया था। आप सब लोग जानते होंगे कि 1939-40 के ट्रांजिशन में मुस्लिम लीग ने उस टाइम पे पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास किया था 23 मार्च 1940 के दिन, और तब से ही वो पाकिस्तान को लेके बड़े एडमेंट हो गए थे और वो कम्युनलिज्म का भी बढ़ावा दे रहे थे। इसी के परिणाम स्वरूप सरकार या ब्रिटिश सरकार जो भी हमको पॉलिटिकल कंसेशंस दे रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ट्रांजिशन में, चाहे क्रिप्स मिशन हो या इसके पहले ऑगस्ट ऑफर हो, उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग को पक्ष के रूप में रखा जाता था और एक पार्टी के रूप में उनको कंसीडर किया जाता था। इस चीज़ का पटेल का बड़ा विरोध था, क्योंकि पटेल का मानना था कि मुस्लिम लीग डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ लोकस स्टैंडिंग, प्रिसाइसली क्योंकि ना ही इनके पास पब्लिक का वोट है, ना ही कोई सपोर्ट है, ना ही ये इतने पॉपुलर है जहां ग्राउंड के अंदर इनकी रियलिटी है। तो सरकार ये डिवाइड एंड रूल करना चाह रही है, जिसको लेकर पटेल ने काफ़ी विरोध भी किया। बड़े इंटरेस्टिंग 2-3 प्रपोजल्स की बात करेंगे। एक आया देसाई लियाकत पैक्ट। भुलाभाई देसाई जो कांग्रेस के लीडर थे और लियाकत अली खान जो मुस्लिम लीग के लीडर थे और लेटर ऑन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिन्ना के प्राइम मिनिस्टर से, मतलब जिन्ना कायदे आजम मतलब गवर्नर जनरल बनते हैं। और भुलाभाई देसाई और लियाकत अली खान के बीच में एक संवाद हुआ था जिसे हम लोग कहते हैं देसाई लियाकत पैक्ट। ये बड़ा प्रोमिनेंट पैक्ट था जिसमें कंसेशन एक तरह से हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तान की डिमांड को लेकर किया गया था। और पटेल जैसे ही जेल से बाहर निकले, वो 3 साल अहमदनगर जेल में थे, मैंने बताया क्विट इंडिया के शुरू होते ही उनको अरेस्ट कर दिया गया था 42 से 45 के बीच में अहमदनगर महाराष्ट्र के अंदर। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे बाहर निकले उन्होंने उसका खंडन किया। 45 के जून महीने के ट्रांजिशन में ही वाइसरॉय जब तत्कालिक रूप में वेवल हुआ करता था, और वाइसरॉय वेवल के साथ जब संवाद हुआ तो शिमला के अंदर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लीडर्स को बुलाया जाता है। वेवल कॉन्फ्रेंस के अंदर एक इक्वल बेस्ड गवर्नमेंट की बात की गई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नुमाइंदों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, यानी कि हिंदूज और मुसलमान को। वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ को छोड़ के ऑल इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाने की बात की गई। इमीडिएटली प्रोविजनल गवर्नमेंट की बात की गई और उस पीरियड में जिन्ना ने वीटो कर दिया। जिन्ना ने कहा कि जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है खाली मुस्लिम लीग से होना चाहिए। और पटेल उस टाइम पे भी खड़े हो गए, बोल दिए जिन्ना को कि देखो साहब, आपकी पॉलिटिक्स बड़ी कम्युनल है। आपका ये कहना है कि भाई खाली और खाली कांग्रेस एक हिंदूवादी पार्टी है और मुस्लिम लीग मुसलमानों की ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है, ये बिल्कुल रूप से सही नहीं है। तो इस तरह से पटेल का स्टैंड बड़ा प्रोमिनेंट आपको देखने को मिलेगा 1945 के ट्रांजिशन पीरियड में। इनफैक्ट ये ट्रांजिशन पीरियड 46 के अंदर भी हमें देखने को मिलता है जब कैबिनेट मिशन का प्लान रजू किया गया। इनफैक्ट कैबिनेट मिशन जब रजू किया गया उसके जस्ट पहले अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी हुई थी, RIN म्यूटिनी कहते हैं हम। बड़ी प्रोमिनेंट म्यूटिनी थी INA को लेके। इंटरनेशनल आर्मी के जो सैनिक थे उनको जब कोर्ट मार्शल किया जा रहा था, उनके सपोर्ट में ब्रिटिश इंडियन आर्मी और नेवी में विद्रोह हुआ था। ये विद्रोह को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार
सफल नहीं रही थी, एंड दे वर नॉट एबल टू स्टॉप इट आउट, नाइदर दे वर टू सप्रेस इट आउट एज वेल। ओके, एंड बॉम्बे के अंदर, कलकत्ता में, विशाखापट्टनम में, कराची तक, इवन एडन मतलब आज का जो यमन है वहां तक ये विद्रोह हुए, और उसमें भी फाइनली जो खास करके जो सेलर्स थे और जो नेवल ऑफिशियल्स थे उनको पैसिफाई करने के लिए जब सरकार फेल रही, तो पटेल को बोला जाता है बाय दी ब्रिटिश गवर्नमेंट एट दैट टाइम कि पटेल साहब आके प्लीज हेल्प अस आउट एंड प्लीज ट्राई टू डाउस दिस फायर, क्योंकि ये आग तो हमने लगाई है आपके ही सैनिकों को कोर्ट मार्शल करके। और ये पटेल ही थे जिन्होंने इंटरवीन किया, कहा कि देखो वी आर गोइंग फॉर अ ग्रेटर नेगोशिएशन विद द गवर्नमेंट और आपके जो मुद्दे हैं वो सॉल्व होंगे। खैर, इस तरह से RIN म्यूटिनी को इनडायरेक्टली डाउस करने में और जो ट्रांसफर ऑफ पावर है वो बहुत ही पीसफुल वे में हो सके, उसमें भी पटेल साहब का योगदान मिलता है। कैबिनेट मिशन के ट्रांजिशन के बाद जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ तो पटेल साहब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर के रूप में भी कार्यरत थे, और जब इस दौर के अंदर जब चर्चाएं चली और कैबिनेट मिशन के अंदर ग्रुप ABCD करके जब डिस्कशंस हुए, तभी भी हमें देखने को मिलता है कि कंटिन्यूसली पटेल ही थे जो उस दौर में डिसीजन मेकिंग ले रहे थे और सरकार के साथ कम्युनिकेट करके उनको चैलेंज भी कर रहे थे कि आप किस तरह से भारत का बाल्कनाइजेशन ना करो। इनफैक्ट कैबिनेट मिशन में जिस तरह का जो प्लानिंग रजू किया गया था, 3 ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C के अंदर भारत के प्रोविंसेस को जो डिवाइड करने की बात की गई थी, उसको लेके भी पटेल साहब ने ऑब्जेक्शन उठाए थे और कहा था कि ये जरा सर नाइंसाफी हो जाएगी भारत के लिए, क्योंकि जिस तरह से पॉपुलेशन है और रिलीजियस वे से आप सेपरेशन करने का प्लान कर रहे हो तो इसको नहीं किया जाएगा। इनफैक्ट ये बड़ा इंटरेस्टिंग दौर है 1945-46 का, और 47 तक आते आते जैसे 20 फरवरी 1947 के दिन ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने जैसा स्टेटमेंट दिया और कहा कि नो लेसर देन 30 जून 1948 द ब्रिटिश विल बी विड्रॉइंग फ्रॉम इंडिया, पटेल वाज द वन हु इमीडिएटली स्टार्टेड हिज एक्शन एंड मेड श्योर दैट द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ दिस कंट्री डज नॉट गो अवे विद द लैप्स ऑफ पैरामाउंसी फ्रॉम द ब्रिटिश इन इंडिया। दोस्तों 1945 से जो 47 का जो दौर बड़ा सेंसिटिव दौर रहा है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि एक बात ऑलमोस्ट तय हो चुकी थी कि ट्रांसफर ऑफ पावर के साथ जिस तरह से कम्युनलिज्म का स्प्रेड हो रहा था, दंगे होने की शुरुआत हुई थी। कैबिनेट मिशन के बैकग्राउंड के अंदर जब पाकिस्तान की डिमांड को इनडायरेक्टली कंसीड नहीं किया गया, डायरेक्ट एक्शन का नारा दिया गया, और नेहरू की लेगेसी के अंदर एक जब प्रोविजनल गवर्नमेंट की स्थापना की गई तो वल्लभ भाई पटेल भी उसके सदस्य बनते हैं, और यहाँ से ही पटेल साहब की लीडरशिप क्वालिटीज़ हमें देखने को मिलती है। इंटरेस्टिंग कहानी आपको ये मिली अंडर द लीडरशिप क्वालिटीज़ एज वेल, वेयर विल कम टू नो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम पटेल ही थे जो ट्रांसफर ऑफ पावर की प्रोसेस को देख रहे थे। 47 के अंदर जैसे ही माउंटबेटन की एंट्री हुई और माउंटबेटन ने आके बहुत सारे प्रेसिडेंट्स को तोड़े, मतलब जैसे 20 अगस्त 1947 के दिन क्लेमेंट एटली का जो स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट में ये कहा गया कि द ब्रिटिश विल बी लीविंग इंडिया नो सूनर देन 30 जून 1948, और साथों साथ ट्रांसफर ऑफ पावर की प्रोसेस को लेके माउंटबेटन को भेजा गया। तो माउंटबेटन ने मार्च 1947 में आके अपने डिस्कशंस करना शुरू कर दिए थे, और इस डिस्कशंस में सबसे पहले उसने एक प्लान दिया था जिसका नाम था प्लान बॉल्कन, या उसको डिकी बर्ड प्लान भी कहते हैं। इसको पहला प्लान के रूप में कंसिडर किया गया। इसमें प्लान भी कहते हैं क्योंकि ब्रिटिश आर्मी का चीफ था, इसमें उसने भी इसमें हामी भरी थी। उसमें भारत को सैकड़ों रियासतों में बांटने की बात की गई थी, और ये पटेल ही थे जिसने इनका विरोध किया और कहा कि नहीं, ये कदापि नहीं स्वीकारेंगे भारत का इस तरह से बंटवारा, जहां सैकड़ों रियासतों के बीच में ट्रांसफर ऑफ पावर हो, हम कभी भी नहीं स्वीकारेंगे। इस तरह से पटेल की प्रैग्मेटिक अप्रोच 47 में भी कंटिन्यू रही। इसी कंटिन्यूएशन में जब 3 जून 1947 का प्लान दिया गया, जिसे माउंटबेटन प्लान के रूप में पहचानते हम लोग, उसने भी हामी भरने वाले पटेल ही थे, और डोमिनेंट स्टेटस के साथ तात्कालिक ट्रांसफर ऑफ पावर को लेके भी एक्सेप्ट करने वाले पटेल थे। देखो, पटेल बहुत रियलिस्टिक होंगे। बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई भारत का बंटवारे को लेके काफ़ी लोग नाराज़ भी थे कि क्यों किया गया, क्यों पाकिस्तान की मांग को स्वीकारा गया, पर पटेल रियलिज्म में पहले से मानते रहे। हमने उनकी जर्नी को देखा जब से शुरुआत से ही, तो एक चीज़ हमें समझ में आ रही थी कि रियलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पीरियड में पटेल नहीं चाहते थे कि भारत का सिविल वॉर के अंदर परिवर्तन हो जाए। ये जहाँ से जो हिंदू मुस्लिमों के दंगे हो रहे हैं, कम्युनलिज्म का फैलाव हो रहा है, उसको रोकने के लिए उन्होंने प्रैग्मेटिज्म अपनाया और कहा कि चलो लेट अस एक्सेप्ट दिस पार्ट एंड लेट अस एक्सेप्ट दिस पॉइंट एज वेल कि डोमिनेंट स्टेटस के साथ इमीडिएटली ट्रांसफर ऑफ पावर मिल रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको भी स्वीकार लेगी। इस तरह से 1947 में 15 अगस्त और 14 अगस्त के दिन जिस तरह से बंटवारा हुआ, उसको ट्रांसफर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने के लिए पटेल ही थे जो उसको सुपरवाइज करवा रहे थे। और ये पटेल की लेगेसी ही थी जिन्होंने दिल्ली के अंदर खास करके, क्योंकि भारत के पहले होम मिनिस्टर के रूप में
और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में जब भी उन्होंने पदभार संभाला, तब से ही एक चीज़ के ऊपर ध्यान रखा था कि रेफ्यूजीज़ के लिए कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, रेफ्यूजीज़ का रिहेबिटेशन हो जाए। साथों के साथों भारत की कॉन्स्टिट्यूशन की उस टाइम पे ड्राफ्टिंग हो रही थी। पटेल वाज आल्सो chairman of two of the subcommittees of the Constitution Drafting Committee. Will simultaneously see Patel was also simultaneously dealing with a very important issue is of the princely states which were not ready to join the Indian Union. और माउंटबेटन और क्लेमेंट एटली का जो सपना था कि भारत को हम लोग ये प्रिंसली स्टेट्स के अंदर बांट के जाए, या चर्चिल की जो इंपीरियल स्ट्रेटजी थी उसको पटेल बूमरैंग करेंगे अपनी प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ। 1947 का ये दौर बड़ा नाजुक था। नाजुक इसके लिए क्योंकि 550 से ज़्यादा रजवाड़े, रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स अपने इंडिपेंडेंस का सपना देख रही थी। पटेल के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क था क्योंकि रेफ्यूजीज़ को एक तरह से हैंडल करना, दूसरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर सब कमिटीज़ के चेयरपर्सन के रूप में उसको गाइड करना, और तीसरा ये रजवाड़ों को कैसे टैकल करना। पटेल ने वही नीति अपनाई जो चाणक्य ने आज से सैकड़ों हज़ारों साल पहले अपनाई थी, साम, दाम, दंड और भेद। साम यानी कि सम्मान करके रजवाड़ों को समझाया गया कि देखो आपका भविष्य भारत के अंदर ही है, आप भारत से दूर होके कहीं नहीं जा पाओगे, आपका निर्धारण ही भारत के साथ हुआ था। इनफैक्ट बहुत सारे रजवाड़े, प्रिंसली स्टेट्स पटेल के शासक या पटेल के शासन व्यवस्था के साथ जुड़ भी चुके थे। 1930 से ही बहुत सारे रजवाड़े थे, जैसे मैंने आपको बताया कि दरबार गोपालदास तो थे ही, उसके साथ साथ मानसा के अंदर उन्होंने एक सत्याग्रह किया, अभी हमने उसके ऊपर डिस्कशन किया। मानसा के साथ साथ हमें इसी दौर के अंदर राजकोट सत्याग्रह देखने को मिला था। तो रजवाड़ों के पॉइंट ऑफ से पटेल बड़े क्लियर थे। उनको पटेल ने यही कहा कि देखो एक सम्मानपूर्वक आपको समझा रहा हूँ, अगर आप मानते हो तो बहुत ठीक है, साम के साथ मैं दाम देने के लिए भी तैयार हूँ। आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दी अप्रोच ऑफ योर्स, आपकी लॉस होगी, आपको इकोनॉमी में नुकसान होगा, आप इतने सारों से, है ना, कुछ कुछ रजवाड़े तो ऐसे थे 200, 300, 400, 500, 800 सालों से अपना शासन चला रहे थे, तो उनको फाइनेंशियल लॉस ना, उसके लिए दाम देने की भी उन्होंने तैयारी बताई। दाम इज इकोनॉमिक पार्ट, जिसके ऊपर पटेल ने कहा कि मैं आपको प्राइवी पर्स दूंगा, प्राइवी पर्स जो भारत सरकार उनको देगी इन ल्यू ऑफ द टेरिटरी इन द पॉपुलेशन एंड द रेवेन्यू लेस द प्रिंसली स्टेट इज अक्रूइंग, है ना, कि उनको लॉस हो रहा है, इसके लिए हम आपको देने के लिए तैयार है गवर्नमेंट की तरफ से, पेंशन के रूप में रजवाड़ों को मिलेगा। तो दूसरा हो गया दाम, साम, दाम, दंड और भेद, तीसरा हो गया दंडा। पटेल ने कहा कि अगर नहीं माने तो फिर याद रखना कि भाई हमसे कोई बुरा ना होगा, हमसे कोई बुरा तो छोड़िए, आपकी प्रजा से कोई बुरा ना होगा राजा जी। और ये चीज हुई थी। त्रावणकोर नाम का एक स्टेट था, उसका दीवान था सीपी रामास्वामी अय्यर। सीपी रामास्वामी अय्यर एक टाइम के ऊपर राष्ट्रवादी थे। हाँ, ये भाई साहब ये होम रूल मूवमेंट के समय पे एनी बेसेंट के साथ ही थे। 1915-16 के अंदर जब आंदोलन हुआ मद्रास में, और जब इसके अंदर जो होम रूल का आंदोलन का आवाज दिया गया, ये अय्यर साहब त्रावणकोर के दीवान बन के 1947 में 15 अगस्त से पहले सपना देख रहे थे कि हम त्रावणकोर को एक अलग स्टेट बना देंगे। आज के केरला को कोची, त्रावणकोर उस टाइम पे जॉइंट स्टेट्स हुआ करते थे। पटेल साहब ने उनको समझाया कि आप मान जाइए, भारत के अंदर जुड़ जाइए, आपका भविष्य भारतीय संघ में ही है, वही ठीक रहेगा। खैर उनको कुछ और पसंद था और वही हुआ, और दंड दलाया गया। कैसे चलाया गया? पब्लिक ने चलाया। इस तरह का दंड का उपयोग पटेल साहब ने और भी जगह के ऊपर किया। आप देख लीजिए हैदराबाद के अंदर हमें देखने को मिलता है। हैदराबाद में क्या हुआ था? हैदराबाद के निजाम साहब ने मना कर दिया, कहा कि मैं भारत के साथ नहीं जुड़ूंगा। 1 साल तक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया साहब, अगस्त 1947 से लेके करीबन सितंबर 1948 तक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। और वहां इतना सारा अत्याचार हुआ, वहां जितने सारे रजाकरों को और कम्युनल बेसिस के रूप में वहां की मेजोरिटी को परसिक्यूट किया गया निजाम की सरकार के द्वारा। पटेल ने कहा डंडा चलाना पड़ेगा। पर डंडा भी कैसे? देखो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से या बड़ी सेना या तोपखाने नहीं भेजे गए, आर्मी की यूनिट और पुलिस की यूनिट्स के द्वारा यूज किया, ऑपरेशन पोलो, और कहा कि ये तो पुलिस एक्शन है, इसमें डंडा चलाया जाता है। तीसरा था भेद, कि कैसे तर्क वितर्क करके लॉजिकली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक को अपने फेवर में करना और राजा के सामने एक आंदोलन खड़ा करना। आरजी हुकूमत की स्थापना की गई जूनागढ़ के अंदर, शामरदास गांधी को खड़ा किया गया अगेंस्ट द नवाब ऑफ जूनागढ़। नवाब तो भाग गए साहब, उनके दीवान साहब की हालत भी क्या हो गई, कभी भुट्टो की फैमिली को जाके पूछना कि क्या हुआ था 1947 में। इनफैक्ट पटेल बड़े प्रैग्मेटिक रहे इन सब बेसिस के रूप में। साम, दाम, दंड और भेद, इन चारों का उपयोग किया। प्रिंस स्टेट्स को प्रॉपर्टी दी, उनको कहा गया कि हमें आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, हमें आपका धन
ह्यूमिलिटी के साथ साहब हैदराबाद में विद्रोह किया, 1.5 साल तक संघर्ष किया, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से रजाकरों को छोड़ दिया, हजारों लोगों का कत्लेआम हुआ, उसके बावजूद भी हैदराबाद के निजाम साहब को पटेल ने राज प्रमुख बनवाया। ये स्टेट्समैनशिप की क्वालिटीज पटेल के अंदर हुआ करती थी। जूनागढ़ के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि भारत का सबसे पहला स्टेट का मर्जर भावनगर से हुआ। महाराजा जो जब भावनगर स्टेट के हुआ करते थे, उनको कहा जाता है कि चलो आपने हमारी हेल्प की है तो वी विल ऑल्सो पे यू बैक। उनको मद्रास का राज प्रमुख बनाया, दैट वाज इक्विवेलेंट टू दी पोजीशन ऑफ गवर्नर। ये स्टेट्समैनशिप क्वालिटी थी। सब प्रीवी पर्स 1949 तक आते आते, जैसे ही हमारा संविधान बनने की शुरुआत हो चुकी और संविधान एनेक्ट हो रहा है, प्रीवी पर्स को कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस के ऊपर पटेल ने रेगुलेट करवा दिया। एक रजवाड़े ने पटेल को आके पूछा था कि साहब हम आप नहीं होगे तो हमें पेंशन कौन देगा, आपकी बोली के ऊपर हमने भारत के अंदर हमारा मर्जर कर दिया, हमारी भूमि दे दी, हमारा सब कुछ दे दिया, व्हाट विल हैपन टू अस। पटेल ने कहा कि मैं रहूं कि ना रहूं, आई एम एनेक्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर दैट। संवैधानिक रूप से गारंटी होगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होंगे तो क्या हो गया, वी विल गिव यू द पेंशन। साहब 1971 तक भारत के आजादी के 25 साल तक रजवाड़ों को भारत सरकार पैसा दे रही थी, जस्ट बिकॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रॉमिस टू देम, और इस तरह से प्रिंसिपल स्टेट्स का मर्जर हुआ। साहब 3 राज्यों को छोड़ दीजिए, हैदराबाद को छोड़ दीजिए, जूनागढ़ को छोड़ दीजिए और तीसरा जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए, 3 राज्यों के सिवाय 550 राज्यों का जिस तरह से मर्जर हुआ है, इसमें आपको चू के चा नहीं दिखेगी। भारतीय इतिहास की एक सबसे बड़ी प्रासंगिकता और सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट यही है कि ब्लडशेड नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं वल्लभ भाई पटेल इज बिस्मार्क ऑफ मॉडर्न इंडिया, मैं कहूंगा कि बिस्मार्क अलग है और वल्लभ भाई पटेल है। सरदार सरदार है, बिस्मार्क बिस्मार्क है, इनके बीच में कभी भी आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। सब 1947-48 का जो ट्रांजिशन हुआ और जिस तरह से प्रिंसिपल स्टेट्स को मर्जर इंटीग्रेट करने की बात है, उसमें पटेल को दाद देने से हम कभी नहीं चूक सकते, मतलब भूल नहीं सकते हम लोग। कहने की बात यह है कि कुछ लोग पटेल को बिस्मार्क के साथ कंपेयर करते हैं, पर हमें यह भी देखना चाहिए कि बिस्मार्क और पटेल के बीच में बहुत जमीन आसमान का अंतर था। आप समझने की कोशिश करिए कि बिस्मार्क 1870 के दौर में या 1850 के दौर के बाद जर्मनी का यूनिफिकेशन करता है। वो यूनिफिकेशन करता आयरन एंड ब्लड पॉलिसी के साथ, वो कह रहा है लो और रक्त की नीति। जर्मनी का यूनिफिकेशन प्रशिया नाम के एक रजवाड़े के अंडर में हुआ, वेरएज़ भारत के अंदर जब यूनिफिकेशन करने की बात हुई तो हमने यूनिफाई नहीं किया, हम एक शब्द यूज करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन भी कैसे, एक्सेशन करके डेमोक्रेटिक वे के अंदर पब्लिक को राजा के साथ कांटेक्ट कराया, राजा को पब्लिक के साथ, और दोनों को भारतीय संघ यानी कि इंडियन यूनियन का पार्ट बनाया गया। वो कभी बिस्मार्क ने जर्मन यूनिफिकेशन में या जर्मनी का जब कॉन्फेडरेशन बनाया था उसके अंदर कभी यूज नहीं किया गया। बिस्मार्क ने फोर्स यूज किया है, ब्लड शेड यूज किया, 3 युद्ध लड़े हैं, और ये युद्ध के अंदर हजारों सैकड़ों के मात्रा के अंदर लोग मारे गए और उसने जर्मन हेजीमनी की स्थापना की। पटेल वॉज नेवर इन इंपीरियलिस्टिक इन दिस अप्रोच। इनफैक्ट पटेल साहब के अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, बिस्मार्क ने 1864 से के बाद 1864, 66 और 1870 3 लड़ाइयाँ की। उसने डेनमार्क के साथ लड़ाइयाँ की, उसने ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई की, उसने आखिर के अंदर आप देखोगे तो सेडान की लड़ाई की फ्रांस के साथ, और फ्रांस के ऊपर जर्मन हेजीमनी और यूरोपीय पूरा का पूरे यूरोप के ऊपर जर्मन डोमिनेशन एस्टेब्लिश किया। कभी पटेल का ये मंतव्य नहीं रहा कि मुझे भारत को साम्राज्यवादी बनाना है। दूसरा, बिस्मार्क के समय पे हार्डली 30 या 39 राज्य थे। उसकी अगर आप ओवरऑल ज्योग्राफी देखोगे तो आज के मैं कहूँगा कि यूपी से भी कम छोटा एरिया होगा जर्मनी का। उसमें 39 स्टेट्स को यूनिफाई करना कौन सी बड़ी बात थी। उसमें भी आप बंदूक की नाल के ऊपर कर रहे थे, युद्ध करके कर रहे थे, लोगों को सप्रेस करके कर रहे थे। जर्मनी का एकीकरण के अंदर काफी फोर्स और ब्लडशेड हुआ। क्या भारत के यूनिफिकेशन में हुआ? कदापि नहीं हुआ। आप समझने की कोशिश करिए कि पटेल का अप्रोच बहुत डेमोक्रेटिक रहा, लोगों को समझाते हुए कहा, बहुत हम्बल वे के अंदर कहा और परस्यूएड करके कहा। नहीं हुए तो कुछ कुछ राज्यों के ऊपर मिलिट्री एक्शन लेने पड़े, जैसे कश्मीर हो गया। अब कश्मीर में हमने मिलिट्री एक्शन खुद से तो लिया नहीं था, ये पाकिस्तान का अटैक हुआ, और ये पटेल की प्रैग्मेटिज्म थी कि उन्होंने तात्कालिक रूप में तैयार करवाया। और जब यहाँ पे मीटिंग हुई थी 1947 में 22-23 अक्टूबर के बाद, जब कबाइलों का आक्रमण हुआ जिन्ना की तरफ से, तब वो पटेल ही थे जब वो नेहरू जी का गोल गोल मंतव्यों को लेकर तैयार हो गए और कहा कि नहीं, वी शुड सेंड एन आर्मी राइट अवे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब आएगा तब आएगा। खैर, वो तरह से वो इमीडिएट क्विक डिसीजन मेकिंग का बहुत बड़ा आपको फैक्टर देखने को मिलता है। इनफैक्ट हैदराबाद में जो कार्य हुआ उसमें भी मैंने आपको कहा कि पटेल साहब ने पुलिस एक्शन शब्द यूज किया। जूनागढ़ के अंदर एक टेम्पररी एक्साइल गवर्नमेंट बनाई और वहां पे भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों को साथ लेते हुए इंडिया के अंदर उसका मर्जर हुआ। तो कहीं पे भी हमको फोर्स नहीं देखने को मिलता है। बिस्मार्क बड़ा ऑटोक्रेटिक था और एरिस्टोक्रेटिक था। मैं कहूँगा कि बड़ा एक तरह से
मैं लैंडलॉर्ड फैमिली से बिलोंग करने वाला व्यक्ति था और उसको सिंगल मैन पार्टी, सिंगल मैन गवर्नमेंट चाहिए था। वो चांसलर के रूप में कार्यरत हुआ। पटेल साहब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ वर्किंग के अंदर कार्य करते रहे। आज़ादी के बाद करीबन 3 साल तक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कम होम मिनिस्टर के रूप में उन्होंने लोगों को सुना, लोगों की जो भी मुद्दे थे, ओपिनियन थे, उनको ध्यान में लिया और उसके बाद निर्णय लिया कि क्या करना चाहिए भारत के अंदर रजवाड़ों के साथ होके। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। बिस्मार्क हमेशा अपने फैमिली ट्रेडिशंस को लेगेसी के रूप में चलाने की कोशिश करता है। बिस्मार्क कहता है कि मेरा परिवार मेरे सबसे आगे है और उन्हीं की ही मैं लेगेसी आगे चलाऊंगा। साहब, आज की तारीख के अंदर भारत की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट की बात कर दे या इमीडिएटली आज़ादी के बाद पटेल साहब की मृत्यु के बाद उनकी फैमिली का कौन सा व्यक्ति पॉलिटिक्स में, पब्लिक लाइफ में आज की तारीख में हमें देखने को मिलता है, जरा मुझे कमेंट करके नाम बता दीजिएगा। एक इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ मनी बहन की, जो उनकी सेक्रेटरी हुआ करती थी। 1950 के दौर में जब 1947 से 50 के ट्रांजिशन में तब का लोकसभा यानी कि संसद के अंदर जब हमारी सेंट्रल असेंबली के अंदर डिस्कशंस हो रही थी पुरानी पार्लियामेंट में, तो जॉन मथाई जो भारत के तात्कालिक रूप में उस पीरियड में नेहरू कैबिनेट के अंदर मंत्री भी थे, तो मनी बहन को पहचान नहीं पाया। मनी बहन अपना जो चश्मे की स्टिक थी वो स्टिक को धागे से बांध रही थी और साड़ी एकदम नॉर्मली पहनी हुई है, कोई होम मिनिस्टर की डॉटर हो ऐसा लगेगा नहीं। और मथाई साहब ने कहा कि आप थोड़े गरीब फैमिली से बिलोंग करने लग रही हो, कुछ ऐसी बातों में उन्होंने तंज कसा था। तो मनी बहन ने कहा कि यस, आई एम द डॉटर ऑफ द होम मिनिस्टर, मैं किसान की बेटी हूँ। तो इस तरह से पटेल की लेगेसी रही है। ये चीज़ हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? बिस्मार्क के फैमिली में। इनफैक्ट पटेल 1950 तक जब तक अलाइव थे तब तक हमें एक चीज़ देखने को मिली है कि कांग्रेस के ट्रेजरर के रूप में काम रहे। उनकी कार्यदक्षता जिस तरह से थी, उनकी निष्ठापूर्वक एक प्रकार से जो इंटीग्रिटी रही है संगठन के प्रति, देश के प्रति। ट्रेजरर के अंदर 1 रुपए का कांग्रेस के अंदर जब उनकी मृत्यु भी हुई तो पूरा का पूरा ऑडिट हुआ था और 1 रुपए के अंदर भी आपको इधर का उधर होते हुए नहीं दिखेगा। वो लेगेसी पटेल छोड़ के गए। खैर, पटेल को बिस्मार्क के साथ मूल मुद्दे की बात यह है कि बिस्मार्क बड़ा चांसलर व्यक्ति था, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करता था, खुद मैं कहूँगा कि एक तरह से ऑटोक्रेटिक था, डेस्पोटिक था, डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज रखता था। इनमें से कोई भी गुण पटेल का नहीं है। पटेल वॉज ओवर एंड अबाउ बिस्मार्क। नेवर कंपेयर एप्पल एंड ऑरेंजेस टुगेदर। साहब, बिस्मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से है, पटेल पटेल के रूप में है। पटेल को हम चाणक्य के साथ जरूर से याद कर सकते हैं क्योंकि ये वही दौर है। आप देखिए, करीबन 600 BC के आसपास भारत के अंदर सैकड़ों महाजनपद बटे हुए हैं। माँ भारती के ऊपर विदेशी आक्रमण होने की शक्यता थी, यूनानियों का आक्रमण हो चुका है, ऑलमोस्ट सिकंदर आने की तैयारी के ऊपर से, और तब जाके आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया। ये पटेल ही थे जिनकी सोच थी कि भारत के ऊपर इतने सैकड़ों सालों से विदेशी आक्रमण हो रहे हैं, अगर जिस तरह की पॉलिटिकल व्यवस्था भारत के अंदर रही है, अगर उसको कैसे भी करके कंसोलिडेट नहीं किया तो प्रॉब्लम होगा। इनफैक्ट ये पटेल ही थे जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर डिस्कशंस हुई कि भारत में नए राज्यों का निर्माण कैसे करेंगे। आपको पता होगा कि प्रिंस स्टेट्स का जब इंटीग्रेशन हुआ, मर्जर होने के बाद उनको डेमोक्रेटाइज करने की बात हुई, तो पहले एक सपना ऐसा भी देखा गया था और एक बात ऐसे भी हुई थी कि भारत में भाषा आधारित राज्य होंगे जैसा आज की तारीख में है। उस पीरियड में एसके धार कमीशन की रचना की गई 1948 में और धार साहब ने मना कर दिया कि इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट स्टेट्स विद द लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। ओवर पीरियड में उसको लेकर बड़ा हंगामा हुआ। तो 1948 में जैसे ही जेवीपी कमेटी का रचना हुआ, जहां जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पी सीतारमैया, इसमें वल्लभ भाई पटेल कमेटी के सदस्य थे और इनका ही डिसीजन था कि भाषा आधारित राज्य भारत में नहीं होने चाहिए। आप देखिए, वल्लभ भाई पटेल 1921 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, मतलब गुजराती भाषा के प्रति उनको बहुत लगाव था। खुद चाहते थे कि गुजराती भाषा के पॉइंट ऑफ से राज्य बने, पर जब जैसे गृह मंत्री बने उनको समझ में आ गया कि ये चीज मैं कदाई नहीं होने दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी भाषा से प्यार है, उसका मतलब नहीं कि देश के लिए बहुत फायदे में होगा। हो सकता है कि मेरा प्यार देश के लिए नुकसान में हो जाए। और इसी के कारण वील सी कि वल्लभ भाई पटेल प्रादेशिक भाषाओं के आधारित राज्यों के निर्माण के विरोध में उस टाइम पे थे। 1948-49 की बात आपको बता रहा हूँ। और इस तरह से लेगेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जेवीपी कमेटी ने मना किया। ABCD करके 4 बेसिकली एक तरह से हम लोग कहेंगे कि ग्रुप्स के अंदर भारत के राज्यों का निर्माण किया गया। ग्रुप ए के अंदर हमें देखने को मिलता है कि ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, बॉम्बे, सीपी, मद्रास, यूपी, उड़ीसा, वैसे स्टेट्स आपको मिल जाते हैं। बंगाल जैसा स्टेट था। ग्रुप बी में बड़े रजवाड़े थे, हैदराबाद था, जूनागढ़, हैदराबाद था, जम्मू कश्मीर था, मैसूर जैसा स्टेट था। ग्रुप सी के अंदर हमें काठियावाड़ जैसे स्टेट्स मिल जाएंगे, कच्छ मिल जाएगा। और ग्रुप डी के अंदर फाइनली हमें देखने को मिलता है कि अंडमान निकोबार था। ये पटेल की ही लेगेसी थी जिन्होंने अंडमान निकोबार को भी सिक्योर किया। ये पटेल की ही लेगेसी थी जो उस पीरियड में गोवा को लेके भी चिंतित थे। खैर, वो गोवा को जीते जी इंटीग्रेट नहीं करा पाए क्योंकि पोर्चुगीज नहीं जाते हैं। ये पटेल की ही लेगेसी और उनकी कल्पना थी कि जिना जो भारतीय
जो उपमहाद्वीप के अंदर खास करके लक्षद्वीप जिसे हम लोग आइलैंड के रूप में पहचानते हैं, वहाँ सबसे पहले नेवल ऑर्डर देने वाले पटेल साहब ही थे। तो आप देखिए कि इमीडिएट डिसीजन मेकिंग का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल जो सर्कमस्टेंसेस के आधारित होता था वो पटेल साहब थे। लेगेसी के रूप में लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ध्यान में रखते हुए आज का लक्षद्वीप हमारे कितना बड़ा सिक्योरिटी का एसेट हो गया है आप देखिए, वरना आज की तारीख में लक्षद्वीप पाकिस्तान के अंदर होता तो व्हाट कुड हैव बीन द आउटकम। इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर, टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर हमारे एंटी नेशनल एक्टिविटीज कितनी सारी हो सकती थी। ये सब कुछ चीज़ें एक विजनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखने को मिलती है। पटेल की इसके सिवा लेगेसी हमें मिलती है वो है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और नेशन बिल्डिंग के अंदर। पटेल साहब की लेगेसी, सरदार साहब की लेगेसी एक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के रूप में होम मिनिस्टर के साथ हम लोग जब देख रहे हैं तो खाली प्रिंस स्टेट के इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ से भी नहीं देखना चाहिए। ये पटेल ही थे जो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के लिए भी जाने गए। इनफैक्ट ब्यूरोक्रेसी की जब बात करते हैं तो बड़ी प्रोमिनेंटली हमें चीज़ें देखने को मिलती है जहाँ ICS को रिक्रिश्चियन करना और उसको इंडियनाइज करने का कामकाज भी पटेल का ही ये विचार था। इनफैक्ट ICS इंडियन सिविल सर्विसेज जिसको पटेल बड़े चिंतित थे कि दिस वॉज नाइदर इंडियन नॉर सिविल एंड डेफिनेटली नॉट अ सर्विस, ये पटेल ही थे जिनकी लेगेसी से IAS की निर्माण किया गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। पटेल को ये चीज़ की बहुत पहले से ही चिंता थी कि शायद तक ICS IAS में रूपांतरित होते होते उसको और 10-15 साल हो जाएंगे और इश्यूज होंगे। इसके लिए उन्होंने IAS की फर्स्ट बैच की रिक्रूटमेंट भी आज़ादी के पहले ही करवाई। मतलब एक एग्ज़ाम लेके UPSC जिसे हम लोग कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उस टाइम पे पब्लिक सर्विस कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी था, PSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहते थे, पर उसके थ्रू इनफैक्ट एक इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया गया। ये इंस्टीट्यूशन के अंदर जब बाबा साहेब के साथ डिस्कशन हुआ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर कि ये जो IAS आपने क्रिएट किया है उसको लेके किस तरह से कार्य करवाना है, तो पटेल ही थे जिन्होंने ये इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिलाया। जैसे प्रिंस स्टेट के लिए मैंने आपको बताया संवैधानिक रूप से एक ढांचा क्रिएट किया गया, उनको पेंशन की गारंटी दी गई, वैसे ही IAS ऑफिशियल्स के लिए भी पटेल का ये मानना था कि ये सच्ची में स्टील फ्रेम है और बीइंग द स्टील फ्रेम ऑफ दिस कंट्री वी नीड टू गिव देम पॉलिटिकल वी कैन से नेगेशन, जहाँ पॉलिटिकल चीज़ें इंटरफियरेंस के रूप में ना हो, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो पाए और पब्लिक वर्क जो है वो अच्छी तरह से हो पाए। और इसी के कारण हमें देखने को मिलता है कि ये पटेल साहब से जिन्होंने IAS का निर्माण किया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IP जो इंपीरियल पुलिस हुआ करती थी, नाम ही है साम्राज्यवादी पुलिस, उसका भी ढांचा और उसके मोटो के अंदर चेंज किया और इंडियन पुलिस सर्विसेज का निर्माण किया गया। वही IPS जिसकी ट्रेनिंग एकेडमी का नाम आज की तारीख में भी है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद, जहां आप में से बहुत सारे विद्यार्थी भविष्य के अंदर तैयारी भी या शायद तक पोस्टिंग के दौरान आपकी ट्रेनिंग भी वहां से ही लेंगे। खैर, बात पटेल साहब की लेगेसी में इंस्टीट्यूशंस के साथ यहाँ तक ही नहीं सीमित थे। Patel was also one of the visionary person who saw the cooperative movement and the potential in the cooperative movement। आपको पता होगा अमूल नाम की एक संस्था है, आनंद मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड। ये जो अमूल नाम की संस्था की जो नींव रखी गई थी, इसमें डॉक्टर वर्गीस कुरियन, आनंद के ही जो पटेल का होम टाउन भी है, क्योंकि मैंने बताया वहाँ से उनका जीवन जुड़ा हुआ था। त्रिभुवन दास पटेल के साथ साथ वर्गीस कुरियन थे और पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल त्रिभुवन दास पटेल के साथ आए और इन तीनों ने मिलकर खास करके इनिशियली फार्मर्स को कोऑपरेट करवाया। इनफैक्ट पटेल के एंट्री होने के बाद जो अमूल मूवमेंट है उसको और इम्पेटस मिलता है। कारण ये था कि त्रिभुवन दास पटेल बहुत ही आगे के लीडर थे अमूल आनंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। डॉक्टर वर्गीस कुरियन उस टाइम पे नए अमेरिका से डेयरी टेक्नोलॉजी का पढ़ाई करके आए थे भारत सरकार की स्कॉलरशिप के बाद, पर जिस तरह से पुश मिलना चाहिए, किसानों को कन्विंस करना चाहिए, डेयरी इंडस्ट्री की तरफ आने की बात करेंगे, उसमें तैयारी नहीं हो रही थी। पर ये सरदार ही थे हमारे जिन्होंने लेगेसी के रूप में इसको पुश किया। इनफैक्ट डेयरी के साथ साथ बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी पटेल की कल्चर के साथ मिलती है। आप देखिए कि पटेल बहुत ही संस्कृति प्रिय व्यक्ति थे और इनकी संस्कृति की तरफ झुकाव भी उतना प्रोमिनेंटली मिलता है, जहां मैंने आपको बताया कि उनको गुजराती भाषा के प्रति बहुत प्रेम था, वैसे ही हमें देखने को मिलता है कि भारत की धार्मिक चिन्ह को लेकर भी बड़े चिंतित थे। 1947 का टाइम था, मतलब जस्ट आज़ादी होने के ट्रांजिशन पीरियड है और वो उस दौर के अंदर सोमनाथ विजिट करते हैं। He see the dilapidated condition of the temple ruined by continuous foreign invasions। सोमनाथ हमारी लेगेसी थी, सोमनाथ हमारी पहचान थी। गजनी के आक्रमण के बाद जिस तरह से सोमनाथ की हालत खराब हो गई थी और उसके ऊपर निर्धारित सरकारों ने कोई भी ध्यान नहीं दिया, पर वो पटेल थे जो चिंताग्रस्त हुए और ये पटेल ही थे जिन्होंने सोमनाथ ट्रस्ट के रूप में उसका निर्माण किया और सपना देखा कि यहाँ पे एक बहुत भव्य मंदिर होगा, ये भारत की, आधुनिक भारत की एक पहचान होगी। सोमनाथ मंदिर को लेकर उनके नेहरू के साथ मतभेद भी हो गए। नेहरू का मानना था कि पटेल बीइंग द होम मिनिस्टर शुड नॉट कंस्ट्रक्ट द मंदिर। पटेल ने कहा कि मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में करवा रहा हूँ, ये मेरा धर्म है, ये मेरा चिन्ह है और इसमें कुछ गलत बात नहीं है, क्योंकि मैं इसमें सरकार का 1 रुपया नहीं उठाऊंगा। और परिणाम ये था कि पटेल ने एक आवाज़ दिया
और लाखों की संख्या के अंदर भक्त इकट्ठे हुए, पर बहुत पैसे भी जुटने की शुरुआत हुई। और आज जो हम लोग को सोमनाथ टेम्पल मिल रहा है, उसके रिवाइवल प्रोसेस के पीछे भी वल्लभ भाई पटेल का बहुत ही अभिन्न योगदान है। खैर, पटेल वो दिन नहीं देख पाए जब इसकी प्राण प्रतिष्ठा या इसका फाउंडेशन रखा गया और इसको इनॉग्रेट किया गया। इनॉग्रेशन के लिए लेटर ऑन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आते हैं। उसकी भी इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि नेहरू वो भी नहीं चाहते थे कि भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति मंदिर के उद्घाटन में जाए, पर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि ये मेरे दोस्त सरदार पटेल की लेगेसी है, ये हम भारतीयों की लेगेसी है, मैं जाऊंगा राष्ट्रपति के नहीं पर एक सामान्य नागरिक के रूप में उसका जीर्णोद्धार करूंगा। तो इस तरह से सोमनाथ मंदिर का निर्माण हो गया हो। गुजरात की लाइफलाइन नर्मदा नदी के रूप में हम लोग पहचानते हैं सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। आप समझने की कोशिश करिए, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और गुजरात के अंदर उस टाइम पे अकाल की परिस्थिति थी, पटेल साहब ने यहाँ की ग्राउंड की स्थिति देखी थी और इसी का एक विजन था उनके अंदर कि यहाँ नर्मदा नदी के ऊपर बांध बनना चाहिए। ये जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट हम लोग देख रहे हैं आज की तारीख में अंदर, बहुत बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू मिला है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। कभी सोचा है कि क्यों वहाँ पे बनाया गया था? इस प्रोजेक्ट की परिकल्पना सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। ये पटेल ही थे जो इसका सबसे पहले इंजीनियरिंग सर्वे भी करवाने का प्लान करवा रहे थे, पर खैर इतिहास को कुछ और चीज़ें पसंद थी और वो ये चीज़ को भी नहीं देख पाए कि वहाँ पे बांध बने। पर विजन इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। मैं आपको पहले भी कह रहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट, या मैं कहूँगा व्यक्ति से ज़्यादा उसकी आइडियोलॉजी, उसकी इंस्टीट्यूशंस के प्रति लगाव और इंस्टीट्यूशंस का जो बिल्डिंग करना है वो मैटर करता है। जो आइडियोलॉजी और विजन के साथ पटेल साहब चले थे, उसी के कारण हमको आधुनिक भारत आज की तारीख में देखने को मिलता है। भारत की इकोनॉमी की बात करेंगे, भारत की पॉलिटिक्स की बात करेंगे, जैसे गांधी के साथ उनके बहुत बातों के ऊपर मतभेद हुए। ये मतभेद को लेके इकोनॉमी के अंदर डिफरेंसेस थे, पॉलिटिक्स के अंदर डिफरेंसेस है। गांधी चाहते डिसेंट्रलाइज स्टेट हो, पटेल ने कहा कि मुझे आर्मी चाहिए, मुझे पुलिस चाहिए, मुझे रेवेन्यू चाहिए। कैसे डिसेंट्रलाइज स्टेट करेंगे? कैसे विलेज इकोनॉमी के थ्रू हम लोग रिवाइव कर पाएंगे? इंडिया को इंडस्ट्रियलाइज होना पड़ेगा, इंडिया को आगे चलना पड़ेगा। तो भारत की आज़ादी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग देखेंगे, आज़ादी के बाद के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, तो पटेल साहब की लेगेसी को हम लोग कभी नहीं भूल सकते हो। इमीडिएट कंटेक्स्ट के अंदर 1950 के नवंबर के आसपास का ट्रांजिशन महीना, और पटेल साहब का विजन देखिए साहब, वो तिब्बत को लेके चिंतित थे। हमें पता चलता है कि तिब्बत को लेके क्यों, क्योंकि तिब्बत उस पीरियड में एक इंडिपेंडेंट मुल्क के रूप में था। चीन का प्रभाव तिब्बत के ऊपर नहीं था। 1949 में चाइना कम्युनिस्ट बनता है, इमीडिएटली उसके ऊपर चाइना का जो माओ जेडोंग की सरकार थी, उसका तिब्बत के ऊपर प्रभाव आने की शुरुआत हो गई। पर ये पटेल साहब थे जिनका विजन था, और उन्होंने 1950 के नवंबर में नेहरू साहब को 2 लेटर लिखे। प्राइम मिनिस्टर नेहरू को पटेल, अपनी तबीयत नादुरुस्त थी, उनकी ऑलमोस्ट 75 साल की उम्र हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख के कह रहे हैं कि माय डियर फ्रेंड जवाहर, आई एम वरिंग अबाउट द चाइनीज एग्रेशन ओवर तिब्बत एंड वी आर सीकिंग immediate or in the long run we need to be cautioned about the imperial agenda of China। और यही हुआ। अब देखिए 1958 तक आते आते दलाई लामा को तिब्बत से भगाया गया, तिब्बत के ऊपर चाइना का आक्रमण हुआ, 62 तक आते आते इंडो चाइना वॉर हुई। साहब ये पटेल थे लेगेसी के रूप में, उस पीरियड में उन्होंने परख लिया था और देख लिया था कि चाइना का रुख क्या हो रहा था। आप समझने की कोशिश करिए, भारत की आज़ादी के अंदर एक नया दौर लिखा जाता, एक नया दौर होता अगर पटेल प्रधानमंत्री होते। पटेल क्यों प्रधानमंत्री नहीं बने, इसके ऊपर एक अलग विचार विमर्श होने की शक्यता है। दोस्तों 1950 तक आते आते भारत के अंदर बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक, राजकीय मुद्दे, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इश्यूज जो थे, उसके ऊपर काफ़ी इंटरनेशनलाइजेशन भी हुआ। ये इंटरनेशनलाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशंस को लेके हो रहा था, खास करके कश्मीर का मुद्दा हो, जूनागढ़ के मुद्दे को लेके, हैदराबाद के मुद्दे को लेके, पटेल साहब ने उसके ऊपर पानी फेर दिया। कश्मीर को छोड़ के बाकी हैदराबाद और जूनागढ़ का मुद्दा भी ऐसा था जिसके ऊपर यूएन में जाने की दरखास्त आ चुकी थी, पर वो पटेल ही थे जिन्होंने अपनी स्मार्टनेस का यूज़ किया। इनफैक्ट हैदराबाद के मर्जर की हमने पहले भी बात किया। इंटरेस्टिंग कहानी है कि हैदराबाद का जो यूनिफिकेशन या इंटीग्रेशन भारत के साथ वो तब तक नहीं किया जब तक माउंटबेटन भारत में थे। माउंटबेटन तो गया तब तक, सितंबर 1948 में नेहरू जी जब यूनाइटेड नेशन में खुद स्पीच देने गए, तब जाके उन्होंने ऑपरेशन पोलो करवा दिया। तो वो मैंने कहा ना, डिसीजन मेकिंग पटेल साहब की कुछ अलग ही लेवल के ऊपर आपको मिलती रहेगी। खैर, पटेल साहब का एक और लेगेसी है, वो है सेकुलरिज्म को लेकर। आप देखिए कि पटेल साहब बड़े धार्मिक व्यक्ति है, मैंने आपको बताया, पर उनकी सेकुलर क्रेडेंशियल्स के ऊपर कभी भी, है ना, हमें जो प्रकार के बहुत सारी मीडिया के अंदर इंटरप्रिटेशंस मिलते हैं वैसा था नहीं। इनफैक्ट वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में थे, वो बड़े प्रैक्टिकल थे। हिंदू या मुसलमान, कोई भी संप्रदाय से, पारसी हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर तुम गलत हो तो तुम गलत हो। पटेल की लेगेसी के पॉइंट ऑफ से हमें ये भी देखना है कि एक होम मिनिस्टर के रूप में एक आधुनिक भारत का तो निर्माण करना ही था, इंस्टीट्यूशंस को भी क्रिएट करना था, प्रिंस स्टेट्स को, पर भारत में हिंदू मुस्लिम की भी एकता रहनी चाहिए, और इसके लिए पटेल ने बहुत कार्य किया। एक कार्य जैसे रेफ्यूजीज को लेके हुआ,
और जिस तरह से दिल्ली के और दिल्ली के सटे विस्तारों के अंदर रेफ्यूजीज को लेकर राइटिंग हो रही थी, तो पटेल ही थे जो जाके पब्लिक में जाके स्पीच देके लोगों को समझाया, कन्विंस किया, परसुएड किया कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ फाइटिंग। जो यहाँ पे रह गया है वो भारतीय है, जो वहाँ चला गया वो पाकिस्तानी है। इरिस्पेक्टिव ऑफ दोज पीपल हु आर कमिंग बैक टू इंडिया, वी विल गिव देम द फुल सिटीजनशिप। ये भी पटेल का ही एक स्टेटमेंट था, बहुत ही स्ट्रांगली वर्डेड, जहाँ पटेल ने स्वीकारा कि भाई देखो, जो भारतीय आना चाहता है भारत के अंदर उनको हम लोग स्वीकारेंगे। और इसके लिए भारत की जब संवैधानिक सभा के अंदर भी डिस्कशन हुआ, तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8 अगर आप देखो सिटीजनशिप के साथ डीलिंग कर रहा है, ये उसी दौर की डिस्कशन है जहाँ पाकिस्तान में पैदा हुए हो, भारत में आए हो, आज़ादी के ट्रांजिशन में आए हो, इस तरह की बहुत सारी डिस्कशंस थी। पर पटेल की लेगेसी हमें उस दौर के अंदर भी देखने को मिलती है। इनफैक्ट गांधी जी के मृत्यु के बाद जिस तरह से सांप्रदायिक जन सैलाब निकलने की शक्यता थी, उसको भी पटेल ने अपने प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ डील किया और कहा कि भाई देखो, आप हिंदू या मुसलमान, मेरे लिए सब बराबर है। अगर आप कुछ गलत करोगे तो आई विल एक्चुअली टेक एक्शंस अगेंस्ट यू, irrespective of your community background or whatever religion you follow. For me, India is the biggest religion, and for me, India is the biggest way through which I see myself as Indian, and I want you to act as Indian people as well. Okay? तो इस तरह से पटेल साहब की लेगेसी रही है। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, सोसाइटी हो गया, सोसाइटी को यूनिफाई करने की बात हुई हो, एक चीज़ के ऊपर ये डिबेट आके अटकती रहती है, और वो डिबेट है कि क्यों पटेल भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। खैर, ये डिबेट को लेके थोड़ी बहुत इतिहास के जो पाने हैं हम जब पलटते हैं तो उसके अंदर से 3-4 चीज़ें निकल के आई। कांग्रेस के प्रेसिडेंट नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर्स बनते थे। ये एक प्रेसिडेंट 1946 के आसपास सेट हुआ था, या उसके पहले, या प्रेसिडेंट के हाथ में ही सत्ता होती थी पीएम बनने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हुआ क्या कि 1940-41 के बाद भारत में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस नहीं हुए थे, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट और ये सब हुआ। तो 5-6 साल तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चलते रहे, मतलब ऑलमोस्ट 40-41 से लेकर 45-46 तक। 46 में जब ट्रांसफर ऑफ पावर की डिस्कशंस हो रही थी और कैबिनेट मिशन का प्लान आ चुका था, तब भारत की इंटरिम गवर्नमेंट बननी थी और उसको कौन लीड करेगा, इसको लेकर डिस्कशंस हुई थी। ये डिस्कशंस के अंदर वोटिंग किया गया था। इंटरेस्टिंगली, कांग्रेस की प्रोविंशियल काउंसिल्स, जो प्रदेश कमिटीज़ है, महाराष्ट्र की, गुजरात की, पंजाब की, बंगाल की, उड़ीसा की, यूपी की, इन सब 15 राज्यों की कमिटीज़ ने वोटिंग किया था। 15 में से 12 राज्यों ने पटेल को अपना अध्यक्ष चुना था प्रेसिडेंट के रूप में, और यही प्रेसिडेंट विल सी की इंटरिम गवर्नमेंट के अध्यक्ष भी बनते। इनफैक्ट 3 प्रादेशिक कमिटीज़ ने तो वोट करने से मना कर दिया था, एब्सटेन हो गए थे कि हमें वोट ही नहीं करना है। इस दौर के अंदर नेहरू जी का किसी का नाम नहीं था, पर गांधी जी थे जिनको लग रहा था कि लेट अस गिव अ चांस टू नेहरू बिकॉज वो यंग है, let us give an opportunity to a youth face, let us give an opportunity to a face who can rally the image of India in a very different sphere, and there might be other reasons as well, and this is how we'll see कि Patel will lose out to the position of Prime Minister. But अगर आप इतिहास के पन्नों से उलट के देखोगे 2.5 साल के अंदर, 1947 से अगस्त से लेकर दिसंबर के 1950 तक, मतलब ऑलमोस्ट आप पकड़ के चलो कि 2.5 से 3 साल के अंतर के बीच में पटेल साहब ने वो कार्य कर दिया है जो शायद तक सैकड़ों सालों तक भारत के बड़े बड़े शासक नहीं कर पाए। आप अशोक से लेके, अकबर से लेके ब्रिटिश हुकूमत तक देख लीजिए, भारत का पॉलिटिकल यूनिफिकेशन कोई भी राजा नहीं कर पाया था। वो पटेल ही थे जो डेमोक्रेटाइज करके उसको एक कर गए सर। ओके, और इसके लिए हम इनको एक लोह पुरुष के रूप में पहचानते हैं। इनके लोहे के जैसे जज्बे को हम लोग आज की तारीख में भी याद करते हैं। इनफैक्ट इसको लेके जब पटेल की ये जब कार्य हुआ 1950s के दौरान में, और इमिडिएटली पटेल की तो मृत्यु हो गई 15 दिसंबर 1950 के दिन, बट इंटरेस्टिंगली इसके कुछ सालों के बाद सोवियत संघ, यानी कि जो रशिया था उस पीरियड का, यूएसएसआर, उसका वो आया था, लीडर आया था, प्रेसिडेंट निकिता क्रुश्चेव। क्रुश्चेव वाज वेरी मच सरप्राइज्ड टू सी कि हाउ कैन यू लिक्विडेट द प्रिंसली स्टेट विदाउट लिक्विडेटिंग द प्रिंसेस, क्योंकि दुनिया के अलग अलग कोनों में जहाँ जहाँ राजाशाही खत्म हुई है वो क्रांति से हुई है, वो ब्लडशेड से हुई है, वहाँ खतरनाक हिंसा से हुई है, हजारों लाखों की संख्या में लोग काटे गए। यहाँ देखोगे तो राजे रजवाड़े संसद में बैठे हुए, यहाँ देखोगे तो राजे अपना कॉमन लाइफ, कॉमन मैन का लाइफ जी रहे, साथों साथ कॉमन मैन उनके साथ हाथों में हाथ डाले हुए बैठ रहे और कह रहे कि हमें आधुनिक भारत, भविष्य के भारत का निर्माण करना है। ये सब चीज़ें कहाँ से मिली? ये पटेल की लेगेसी ही थी साहब, है ना। तो पटेल के लिए हम लोग आज की तारीख में यहाँ पे ही कंक्लूड करेंगे, और 15 दिसंबर 1950 के दिन नो डाउट वी लॉस्ट पटेल। पर मेरा ये मानना है, और हम सबके लिए ये बहुत गर्व की बात होनी चाहिए कि आज का जो भारत हमें देखने को मिल रहा है, जो एक यूनिटी के रूप में आपको जो नक्शा देखने को मिल रहा है, वो शायद पटेल ना होते तो इस तरह से हमें नहीं मिलता। बाल्कनाइजेशन होता, ब्लडशेड होता, और जो यूनिटी, जो इंडिया को आज की तारीख में यूनाइटेड इंडिया
इंटीग्रेशन के रूप में हम लोग जो देखते हैं वैसा शायद हमको भारत ना मिलता। इस महापुरुष को भारतीय इतिहास ने 1950 के बाद करीबन 40 साल के बाद फिर याद किया, जहां 1991 में उनको पोस्टमसली मृत्युपरंत उनको भारत रत्न दिया गया। और फाइनली 31 अक्टूबर 2014 से हमने नेशनल यूनिटी डे यानी कि आज ही के दिन से ही राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की शुरुआत की। ये एकता, ये अखंडता और भारत की जो पूरी सार्वभौमिकता है, इसके पीछे बहुत सारे महापुरुषों ने, बहुत सारी पर्सनालिटीज़ ने बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारा ब्लड, अपना खून बहाया है, तब जाके ये सब चीज़ें हुई है। दोस्तों, हमें ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है और इसके पीछे बहुत संघर्ष हुआ था। आज हमने पटेल की बात की। 31 अक्टूबर ऐसा भी दिन है जहां भारत ने एक और महानुभाव को खोया था। दोस्तों, 31 अक्टूबर की प्रासंगिकता भारतीय इतिहास में एक अच्छे दिवस के रूप में भी और एक दुखद दिवस के रूप में भी है। सुखद इसके लिए क्योंकि सरदार जयंती आज की तारीख में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, याद करते हैं वल्लभ भाई पटेल के कॉन्ट्रीब्यूशन को। दुख की बात यह भी है कि subscribe to this platform. I'll see you in one more interesting legacy video of an important personality. Till then, keep studying. Let's crack it. Jai Hind.